सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोवालास बाय हेमंत सर में। मेरा नाम है हेमंत गजेंद्र सिंह और मैं हूं आप सभी का बायोलॉजी मेंटोर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर सेल बायोलॉजी का सेशन नंबर 4। आज हम सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 3 जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था बेटा, वो सेल बायोलॉजी हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए है। तो अगर आप नीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सभी लेक्चर्स, चाहे वो जेनेटिक्स के हों, चाहे 12th के किसी और टॉपिक के हों, आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। ऑल्दो यहां पर ये जो सेल बायोलॉजी का जो यूनिट हमने स्टार्ट किया है, वो स्पेशली यहां पर नीट के एस्पिरेंट के लिए है। मैं आपको ये बता दूं कि लेक्चर नंबर जो 3 हमने यहां पर हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी के लिए जो स्टार्ट किया है सेल बायोलॉजी का, उसमें मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में कि आखिर प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसके कौन कौन से भाग हैं, उसके कौन कौन से संरचना में ऐसे पॉइंट्स हमें यहां पर ध्यान रखने हैं जहां जहां से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने एक सिंगल स्लाइड में, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप में से जिन विद्यार्थियों ने भी लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है, तो मैं आप पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर नंबर 3 देखें और उसके बाद इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि ये लेक्चर आपको तभी समझ में आने वाला है बेहतरीन तरीके से जब आप लेक्चर नंबर 3 को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। देखिए, वहां पर लेक्चर नंबर 3 में एक सिंगल स्लाइड में एक डायग्राम मैंने आपको समझाया था, और उस एक सिंगल डायग्राम में मैंने एक जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उससे संबंधित जितनी भी एनसीईआरटी की बातें थी वो मैंने आपको बताया था। तो लेक्चर नंबर 3 केवल और केवल डायग्राम के माध्यम से ही हमने डिस्कस किया था, और आज के इस लेक्चर में उसी डायग्राम के आधार पर जो हमारे एनसीईआरटी की बुक है, उस एनसीईआरटी की बुक में जितने भी थ्योरी वाले पॉइंट दिए हुए हैं या फिर कुछ अलग से भी पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करेंगे, उनको हम यहां पर आज के क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, आज के क्लास में हम सबसे पहले जो पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं वो है यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाहर पाए जाने वाले कोशिकीय आवरण। आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोशिकीय आवरण की बात करें तो 3 प्रकार के आवरण जो है हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। आपको मैं जो है रिकॉल करवा दूं कि सबसे बाहर बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ठीक है, उसके अंदर कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली करके कोई एक आवरण पाया जाता है। सही बात है। अच्छा, तो इन तीनों आवरण के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन तीनों का कार्य जो है अलग अलग हो सकता है, मतलब विभिन्न प्रकार का हो सकता है, लेकिन इन तीनों का कार्य अलग है, लेकिन तीनों एक साथ मिलकर के एक सुरक्षात्मक इकाई की तरह, एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह प्रोकैरियोटिक कोशिका में अपना कार्य संपन्न करते हैं। और ग्लाइकोकैलिक्स जो है ना, उसके थ्योरी वाले पॉइंट से आज की इस क्लास को मैं स्टार्ट करने वाला हूं। एक बार वापस कहूंगा कि आप में से वो विद्यार्थी जिन्होंने सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 अटेंड नहीं किया है, पहले जाकर के आप लेक्चर नंबर 3 देखिए, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 4 को, मतलब इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करें। आपको बेहतरीन सारे पॉइंट बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है ना। अच्छा, देखिए, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट जो है बताने वाला हूं। एक एक करके एनसीईआरटी की जो लाइंस है ना, उसको समझना आमतौर पर हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में शुद्ध हिंदी के शब्द दिए हुए होते हैं। लेकिन हम यहां पर कुछ एक बेसिक, जहां जहां मुझे लगेगा कि हाँ, यहां पर आप लोगों को इंग्लिश का वर्ड बताने की भी आवश्यकता है, मैं इंग्लिश के शब्द भी आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करूंगा, और हर एक पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर आपको यहां पर क्रिस्टल क्लियर करवाया जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो है समझाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां पर हम देखने वाले हैं कि हमारे एनसीईआरटी में यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका जहां पर मिलेगा आपको, वहां पर एक टॉपिक दिया हुआ है कोशिकीय या फिर कोशिका आवरण, या कोशिकीय आवरण की बात करते हैं, या फिर इसके अलग अलग प्रकार के रूपांतरण, मतलब कोशिका के आवरण और इसके अलग अलग प्रकार के रूपांतरण। ठीक है। अच्छा, यहां पर हम केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में बात करेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका के लिए नेक्स्ट लेक्चर आपको देखना होगा। करेक्ट है। देखिए, सबसे पहले हमारे एनसीईआरटी में जो पॉइंट दिया गया है ना बेटा, वो है क्या? तो देखिए, ये जो पॉइंट हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है
जो हमने लेक्चर नंबर 3 के डायग्राम में डिस्कस किया था कि जो अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका है या अधिकांश जो जीवाणु कोशिका है ना, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, उसमें आपको एक जटिलतम रासायनिक कोशिकीय आवरण देखने को मिलता है। राइट है, एक जटिल रासायनिक कोशिकीय आवरण देखने को मिलता है। और ये जो जटिल रासायनिक कोशिकीय आवरण है ना बेटा, ये यहां पर उन्हीं तीनों आवरण की बात हमारे एनसीईआरटी में की गई है जो मैंने बाहर से अंदर की ओर आपको बताया था, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और सबसे अंदर कोशिका झिल्ली। करेक्ट है। अच्छा देखिए इसके बाद यहां पर क्या पॉइंट दिया हुआ है कि देखो इनमें जो कोशिका जो आवरण हमें देखने को मिलता है वो बहुत ही टाइटली, मतलब मजबूती के साथ जो है बंधा हुआ रहता है, मतलब दृढ़ता पूर्वक जो है बंद करके 3 स्तरीय संरचना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। 3 स्तरीय संरचना कहने का मतलब क्या है आपको समझ में आ गया होगा। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर कोशिका भित्ति और सबसे अंदर कोशिका झिल्ली की बात की गई है। करेक्ट है। अच्छा तो देखिए 3 स्तरीय जो आवरण है, ये पॉइंट हमारे लिए जानना जरूरी है कि 3 स्तरीय आवरण जो है, यहां पर तीनों के नाम आप जानते हैं और तीनों मिलकर के, मैं आपको बता दूं कि तीनों मिलकर के एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। ये भी हमने प्रीवियस क्लास के डायग्राम में डिस्कस किया था, वही थ्योरी आज मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा देखिए अगर हम इन तीनों आवरण की बात करते हैं, 3 स्तरीय आवरण की अगर बात करते हैं, तो क्या हम ये जानते हैं कि सबसे बाहर की ओर, बताइए सबसे बाहर की ओर जो बाह्य परत यहां पर हमने डिस्कस किया था बेटा पिछली क्लास में, क्या वो बाह्य स्तर ग्लाइकोकैलिक्स का था? करेक्ट है। अच्छा बाह्य स्तर ग्लाइकोकैलिक्स का, और ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट अंदर बेटा क्या हमें कोशिका भित्ति देखने को मिलती है, और कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली देखने को मिलती है, जिसे जीव द्रव्य झिल्ली, बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, ये सभी शब्दों का उपयोग हमने किया था। करेक्ट है। यहां तक समझ में आ रहा है आपको ये समझ में आ गया कि किसी प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाहर जो 3 स्तरीय आवरण देखने को मिलता है, वो तीनों स्तरीय आवरण जो है वो कौन कौन से हैं और तीनों किस तरह से कार्य करते हैं, एक सुरक्षात्मक जो है इकाई की भांति काम करते हैं। ठीक है। अच्छा तो ये बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट अंदर यहां पर हमें जो देखने को मिलेगी वो कोशिका भित्ति देखने को मिलेगी, और कोशिका भित्ति के बिल्कुल अंदर जो है यहां पर जीव द्रव्य झिल्ली, मतलब कोशिका झिल्ली देखने को मिलेगी। ये पॉइंट हमने जो है लेक्चर नंबर 3 के डायग्राम में डिस्कस किया हुआ है। करेक्ट है। अच्छा देखिए तो क्या यहां पर केवल और केवल कोशिकीय आवरण की बात की गई है? क्या यहां पर केवल कोशिकीय आवरण की बात की गई है? और ये तीनों जो कोशिका के आवरण है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के आवरण है, वो देखिए यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि ये मजबूती के साथ, मतलब दृढ़ता पूर्वक आपस में क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है। अच्छा देखिए अब इस पॉइंट के बाद जस्ट एनसीईआरटी ने इसके जस्ट नीचे यहां पर जीवाणुओं को 2 भागों में बांट करके समझाया हुआ है, और यहां पर हम अभिरंजन तकनीक की बात करेंगे। एक अभिरंजन तकनीक जो है यहां पर उसके आधार पर जो जीवाणु है उसको 2 भागों में बांटा गया है या विभेदित किया गया है। एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है यहां पे ग्राम नेगेटिव, ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक। तो क्या पहले हम इसी बात को स्टार्ट कर लें? क्या हम इसी बात को एनसीईआरटी में दिया गया ये जो पॉइंट है ना, जहां पे अभिरंजन तकनीक के बारे में समझाया हुआ है, क्या इसको डिटेल में मैं आपको समझा दूं? उसके बाद हम यहां पर वापस से इसके संरचना के ऊपर आ जाएंगे। अक्सर विद्यार्थी जो है ना इसको इन 4 लाइन को पढ़ते हैं, बस थ्योरी रट लेते हैं, लेकिन आखिर यहां पर ये एनसीईआरटी में दिया गया है तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच वाला टॉपिक है ना। ये लैब में किया जाने वाला एक एक्सपेरिमेंट होता है। चलिए एक कहानी के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, पूरे कंसेप्ट को यहां पर बताता हूं, उसके बाद हम यहां पर एनसीईआरटी में दी गई इन 4 लाइन के ऊपर आएंगे। तो आपको, अगर आपने ये जो मैं अभी आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, अगर आपने वो समझ लिया तो एनसीईआरटी की ये तीनों 4 लाइन जो है ना, जो कि यहां पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव प्रकार के जीवाणु के बारे में दिए गए हैं, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। तो पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर वापस से एनसीईआरटी के इन लाइंस पर आ जाएंगे बेटा। करेक्ट है।
देखिए, अब हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्या, मैं आपको यहाँ पर एक तकनीक के बारे में समझाने वाला हूँ बहुत डिटेल में। देखिए जरा, उसके बाद हम एनसीईआरटी की लाइन की बात करेंगे। तो देखिए क्या है, एक वैज्ञानिक थे बेटा जिनका नाम था एच.सी. ग्राम। क्या नाम था? एच.सी. ग्राम, करेक्ट है। देखिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है यहाँ पर एच.सी. ग्राम, और इन एच.सी. ग्राम नामक वैज्ञानिक ने एक तकनीक विकसित किया है जिसको क्या कहते हैं, जिसे कहा जाता है इन्हीं के नाम के ऊपर ग्राम अभिरंजन तकनीक कहते हैं बेटा। क्या बोला, एक एक पॉइंट समझिए आप, करेक्ट है ना। ग्राम अभिरंजन तकनीक भी कहा जाता है, ग्राम अभिरंजन तकनीक कहते हैं। अच्छा, ग्राम अभिरंजन तकनीक जो होता है ना, इसके लिए आप और कौन सा शब्द यूज में लेंगे? इसे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक भी कहते हैं बेटा। या तो आप अभिरंजन जो है शब्द यूज में ले सकते हैं, या फिर इसे आप ग्राम स्टेनिंग भी कह सकते हैं, करेक्ट है। अच्छा, देने वाले साइंटिस्ट हैं, अच्छा इनका नाम क्या है? इनका नाम है बेटा यहां पर एच.सी. ग्राम, करेक्ट है, एच.सी. ग्राम। तो एच.सी. ग्राम नामक वैज्ञानिक ने एक तकनीक के बारे में हमें समझाया है, और इस तकनीक का नाम है ग्राम अभिरंजन तकनीक। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं भाई कि आखिर ये ग्राम अभिरंजन तकनीक है क्या, क्या क्या समझाया गया इसके अंदर। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसके आधार पर यह बताया गया है, एच.सी. ग्राम ने क्या किया, एच.सी. ग्राम ने जितने भी जीवाणु थे ना, है ना, जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को इन्होंने दो भाग में वर्गीकृत किया, विभेदित किया, ठीक है। इन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से देखा और ऐसा प्रेक्षण किया कि कुछ बैक्टीरिया यहां पर इनको अपने प्रयोग में, है ना, ग्राम पॉजिटिव दिखाई दिए, करेक्ट है। और किस आधार पर इन्होंने बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव कहा, नेगेटिव कहा, यह भी हम बात करने वाले हैं। और इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर कुछ बैक्टीरिया को यहां पर ग्राम नेगेटिव कह दिया, करेक्ट है। तो देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, मतलब आप कहेंगे ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक, है ना। ये दो प्रकार के जीवाणुओं के बारे में भाई एच.सी. ग्राम ने यहां पर हमें बताया है, एक एक करके यहां पर पॉइंट हम समझते हैं। तो चलिए यहां पर एक प्रयोग के माध्यम से हम यहां पर पॉइंट समझने वाले हैं। देखिए प्रयोग है क्या। सबसे पहले यहां पर आपको यह बता दूं कि आपने एक चैप्टर है हमारे एनसीईआरटी में, सेकेंड चैप्टर दे रखा है, और मोनेरा जगत, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि जैविक वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करके एक चैप्टर है, और वहां पर आपने ये पॉइंट डिस्कस किया है बेटा कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वत्र व्यापी होते हैं, जीवाणु जो है वो हर जगह पाए जाते हैं, सभी प्रकार के संभव आवास में वो मिल सकते हैं। वो जल में पाए जा रहे हैं, है ना, वो वायु में है, वो एयर में पाए जा रहे हैं, वो मिट्टी में मिल सकते हैं, वो दही में, कर्ड के सैंपल में मिल सकते हैं, करेक्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई इस प्रयोग के लिए हम बैक्टीरिया पे प्रयोग करने वाले हैं। तो बैक्टीरिया लाए कहां से? तो देखिए सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं ना, वो मिट्टी में देखने को मिलते हैं। मिट्टी में बहुतायत से जीवाणु पाए जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि मिट्टी का कोई सैंपल ले सकते हैं, करेक्ट है। तो मैं यहां पर जिस बैक्टीरिया के बारे में बताने वाला हूं ना, उसको हम कहां से प्राप्त करें? तो बैक्टीरिया तो हर जगह है, करेक्ट है। तो किसी भी एक स्रोत से आप प्राप्त कर लीजिए। जैसे मैंने कहा कि सबसे बहुतायत में बैक्टीरिया जो है, जीवाणु है, वो मिट्टी के अंदर मिलते हैं, मतलब सोयल के अंदर पाए जाते हैं, मिट्टी में, मृदा में पाए जाते हैं। तो हमने क्या किया कि मृदा में पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं, तो हमने पहले मिट्टी लिया, है ना, उसका सॉल्यूशन तैयार किया, राइट, एक बोतल में लिया उसको, और उसमें पानी डाल करके, उसमें वाटर डाल करके मैंने उसका एक विलियन तैयार किया, करेक्ट है। अब ये जो तैयार किया हुआ विलियन है, उसको ड्रॉपलेट के फॉर्म में, बूंद के फॉर्म में, ड्रॉपलेट के फॉर्म में कवर स्लिप पे रखा जाता है। प्रैक्टिकल अप्रोच के आधार पर आपको ये समझना है। तो देखिए ड्रॉपलेट के फॉर्म में, मतलब बूंद के रूप में जो है हमने कवर स्लिप पर रखा, है ना। अच्छा, कवर स्लिप पे रखेंगे तो एक बात का ध्यान रखा जाएगा कि आगे एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमारी कोशिश ये रहती है कि जो जल है ना, वो वाष्प के रूप में जो है बाहर निकल जाए। इसका मतलब हमें जो ड्रॉपलेट हमने लिया है इस प्रयोग के दौरान कवर स्लिप पे, उसको थोड़ा हमें हीट करना होता है। हीट करने से क्या होगा, गर्म करने से क्या होगा, वार्म अगर हम करते हैं, यहाँ पे हीट करते हैं, तो इससे फायदा ये होगा कि जो जल है ना, जल एक्चुअल में वाष्प के रूप में हट जाएगा। अदरवाइज क्या है कि स्टेन जो है ना, वो जल के साथ बाहर भी जा सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, थोड़ा हीट किया, और ताकि जो जल है वो वाष्प के रूप में यहाँ पर बाहर निकल जाए। और अब जो यहाँ पर बैक्टीरिया आया है हमारे पास, तो क्या होता है, हमारे पास कुछ एक फिक्स केमिकल अवेलेबल होते हैं लैब में, ठीक है, प्रयोगशाला में कुछ एक रासायन अवेलेबल होते हैं।
उन रसायनों को आप यूज में लेंगे और फिर स्टेनिंग का काम आप करेंगे, अभिरंजन का काम आप करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, कोई भी एक रैंडम सोर्स से, जैसे मिट्टी ही मैंने एग्जांपल बताया, दही से भी आप लेकर के प्रयोग कर सकते हैं, जहां भी बैक्टीरिया उपस्थित हो। सबसे अधिक मिट्टी में पाया जाता है, बहुतायत से मिट्टी में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या किया, यहां पर जीवाणु लिया बेटा, करेक्ट है, हमने यहां पर लिया है जीवाणु, मतलब हमने बैक्टीरिया लिया, ठीक है। और इस बैक्टीरिया का अभिरंजन करते हैं, और अभिरंजन करने के लिए मैंने कहा ना कि कुछ प्रकार के केमिकल उपलब्ध होते हैं, कुछ प्रकार के रासायन उपलब्ध होते हैं। तो मान लो एक रासायन उपलब्ध होता है जिसका नाम है बेटा यहां पर क्रिस्टल वॉयलेट। क्या नाम है इसका? नाम है क्रिस्टल वॉयलेट। अब ये रासायन जो है ना, यहां पर इसके द्वारा बेटा यहां पर क्या किया जाएगा, तो इसके द्वारा इसका यहां पर अभिरंजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अभिरंजन किया जाएगा। या तो मैं बोलूंगा अभिरंजन, और इंग्लिश में भी ध्यान रखना है, इसको कहा जाता है यहां पर स्टेनिंग किया जाएगा। तो देखो जीवाणु लिया, अभिरंजन किया, स्टेनिंग किया, किसके द्वारा, कौन सा रसायन यूज में लिया? क्रिस्टल वॉयलेट के द्वारा हमने यहां पर जो है अभिरंजन किया, ठीक है ना। अच्छा, जैसे ही हमने यहां पर अभिरंजन किया, ठीक है, इसके बाद जो है ना कुछ एक फिक्सेटिव तरह के फिक्स करने के लिए यहां पर केमिकल उपलब्ध होते हैं। तो इसके बाद एक केमिकल का उपयोग किया जाता है बेटा पोटेशियम आयोडाइड का, है ना। तो KI सॉल्यूशन का, या फिर आप ये कहेंगे कि KI का जो विलयन होता है, KI का जो सॉल्यूशन होता है, इसका उपयोग किया गया, ठीक है, इसका उपयोग किया गया एससी ग्राम ने यहां पर अपने, हम एससी ग्राम के प्रयोग की बात कर रहे हैं कि कैसे इन्होंने जीवाणुओं को ग्राम पॉजिटिव बोला और ग्राम नेगेटिव बोला। तो देखिए KI विलयन का उपयोग किया, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन का उपयोग किया, और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के उपयोग करने के बाद इसका उपयोग जो है ना, ये एक प्रकार के फिक्सेटिव तरह के केमिकल होते हैं जो लैब में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या किया बेटा, इसके बाद देखो सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट, फिर यहां पे KI सॉल्यूशन हमने यूज में लिया है, करेक्ट है, जीवाणुओं के अभिरंजन में। और इसके बाद यहां पर इसको जो है ना वॉश किया जाता है ना, इसको वॉश किया जाता है, और मतलब इसको धोया जाएगा, है ना, वॉश किया जाएगा। और वॉश किया जाएगा बेटा यहां पर जिस केमिकल को उपयोग में लिया जाएगा वो होगा यहां पर इथाइल एल्कोहल। क्या होगा बेटा? इथाइल एल्कोहल होगा। या फिर आप यहां पर और किसका उपयोग कर सकते हैं बेटा, आप यहां पर एसीटोन का उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे ही इन रासायन का उपयोग करके इसको वॉश किया जाता है ना, तो वॉश करने पर पता है क्या होता है, वॉश करने पर यहां जो जीवाणु है ना, यहाँ जो जीवाणु हैं कुछ तो अपने स्टेन को रिटेन करते हैं, अपने रंग को बरकरार बनाए रखते हैं, मतलब वो रंगीन आते हैं, ठीक है ना। तो कुछ जो है ना, कुछ जीवाणु इन्होंने देखा कि भाई वो रंगीन थे, कलरफुल थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ने अपना स्टेन खो दिया, लूज कर दिया, रिटेन नहीं कर पाए, अपने रंग को बरकरार नहीं रख पाए। तो पता है वो क्या हो गए? अगर अपने रंग को बरकरार नहीं रख पाए तो वो रंगहीन हो गए, करेक्ट है। अच्छा देखिए, यहाँ पर क्रिस्टल वॉयलेट को यूज में लिया था ना, तो ये जो रंगीन हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ये कुछ इस तरह के, ये यहां पर रंगीन कहने का मतलब ये पर्पल वॉयलेट की बात की जाती है बेटा, कि पर्पल वॉयलेट या रंगीन तरह के यहां पर देखने को मिले। कुछ ने अपना कलर खो दिया, रंगीन हो गए, और कुछ देखा इन्होंने एचसी ग्राम ने कि वो रंगीन थे, मतलब पर्पल वॉयलेट कलर के देखे गए। तो बेटा जो पर्पल वॉयलेट कलर के थे ना, उसको तो इन्होंने क्या कहा, इसको इन्होंने कहा कि ये है यहां पर ग्राम धनात्मक, ये है यहां पर ग्राम धनात्मक। ऐसे जीवाणु जो रंगीन आए उसको ग्राम धनात्मक कह दिया। अच्छा, जिसका कलर नहीं आया मतलब वो कलरलेस थे, मतलब रंगहीन थे, इसको इन्होंने क्या कहा, इसको कहा इन्होंने यहां पर ग्राम, यहां पे इसको इन्होंने कहा ग्राम ऋणात्मक। क्या बोला? ग्राम ऋणात्मक बोला। तो देखिए ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, यहां पर देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव यहां पे कलर के आधार पर बताया गया है, कलर के आधार पर डिसाइड किया गया, ठीक है। अब एक और पॉइंट यहां पर जो है एससी ग्राम का एक्सपेरिमेंट तो यहीं पर खत्म होता है, एससी ग्राम का एक्सपेरिमेंट यहीं पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन एक और पॉइंट कि अगर हम यहाँ पर जो भी ग्राम नेगेटिव टाइप के जो बैक्टीरिया हमें यहाँ पर मिले हैं, जो रंगहीन मिले हैं, उसको क्या किया जाता है, इसका काउंटर स्टेन किया जाता है। फिर से एक बार हम यहाँ पे स्टेन करेंगे, चेक करने के लिए बस किया जाता है कि ग्राम नेगेटिव है या नहीं है। तो काउंटर स्टेन की क्रिया अपनाते हैं। बेटा काउंटर स्टेन के लिए केमिकल होता है, नाम ध्यान रखना आप, केमिकल का नाम है सेफ्रेनीन। क्या नाम है?
सेफ्रेनिन। तो सेफ्रेनिन के द्वारा अब काउंटर स्टेन किया जाएगा, मतलब अब सेफ्रेनिन के द्वारा अभिरंजन किया जाएगा। करेक्ट है। अच्छा, एसिग्राम ने तो केवल यहां तक ही किया था, ये हम चेक कर रहे हैं, है ना, सेफ्रेनिन के द्वारा जो अभिरंजन करके हम चेक कर रहे हैं। तो जब देखा तो पता है ये कैसे दिखाई दिए, तो ये यहां पर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे वो कैसे दिखाई दिए, तो बेटा ये या तो यहां पर रेड मतलब लाल रंग के दिखाई दिए, ठीक है, या फिर ये दिखाई दिए यहां पर पिंक दिखाई दिए, मतलब कैसे दिखाई दिए, तो आप कहेंगे ये गुलाबी रंग के दिखाई दिए। करेक्ट है। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो जरा एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा रहा हूं, तब आपको समझ में आएगा कि किस आधार पर एसिग्राम ने जो है यहां पर ये सब कुछ बताया है। देखो एक एक करके पॉइंट में वापस समझाता हूं, फिर हम एनसीईआरटी पे आ जाएंगे। इतना जानना तो जरूरी है, हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे डिसाइड किया था। तो बताइए, ग्राम अभिरंजन तकनीक या फिर स्टेनिंग तकनीक जिसे हमने बोला है, किसने ये बताया है? एसिग्राम नामक वैज्ञानिक ने बताया, और इस आधार पर इन्होंने जीवाणुओं को दो भागों में वर्गीकृत किया या विभेदित किया। कुछ को कहा ग्राम धनात्मक, कुछ को कहा ग्राम ऋणात्मक। करेक्ट है। अच्छा, ये प्रयोग कैसे किया जाता है? तो उन सभी स्रोत या सोर्स जहां पर जीवाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है, उसको लिया हमने। यहां पर हमने जीवाणु के सैंपल लिए, राइट है। अच्छा, सैंपल लिया, उसके बाद हमने इसका अभिरंजन किया। अभिरंजन जो है क्रिस्टल वॉयलेट के द्वारा आप कर सकते हैं। कुछ प्रकार के फिक्स रसायन होते हैं जिसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिक्सेटिव प्रकार के जो रसायन होते हैं उसका उपयोग किया। इस हेतु हमने यहां पर पोटेशियम आयोडाइड का विलयन उपयोग में लिया है। अच्छा देखो, यहां पर ही मुझे मालूम चल गया था, या हमें मालूम चल जाता है कि कुछ तो क्या हो जाते हैं, कुछ तो यहां पे जो है अपना रंग छोड़ देते हैं, इसका मतलब वो रंगहीन हो जाते हैं। कुछ अपने रंग को बरकरार रखते हैं। तो जो अपने रंग को बरकरार रखते हैं तो उनका रंग कौन सा आएगा? वॉयलेट आएगा। तो सही तरीका होता है पर्पल वॉयलेट बोलना। तो देखिए इस तरह से पर्पल वॉयलेट आ गए, तो हमने कह दिया ग्राम पॉजिटिव। हमने इसको क्या कह दिया? हमने इसको यहां पर बेटा कह दिया कि भाई ये तो क्या हो गया, यहां पर ग्राम पॉजिटिव हो गया। करेक्ट है। यहां पर लिख भी देते हैं कि भाई ये जो है यहां पर ग्राम पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अच्छा, और जिन्होंने अपना रंग जो है आगे नहीं दर्शाया तो ग्राम नेगेटिव बोल दिया। अच्छा, अगर केवल क्वेश्चन ये आए कि एसिग्राम में जो एसिग्राम के प्रयोग में जो ग्राम नेगेटिव प्रकार के बैक्टीरिया आए वो रंगहीन होंगे, उसका आंसर यहां पे लाल या गुलाबी नहीं जाएगा। वो हमने काउंटर स्टेन किया, फिर से चेक किया सेफ्रेनिन के द्वारा, तब जाकर के लाल और गुलाबी दिखाई दिया है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को सेफ्रेनिन से चेक करेंगे तो लाल और गुलाबी, लेकिन इससे पहले वाले पॉइंट की अगर बात करें बेटा, केवल यह पूछा जाए कि जो एसिग्राम के प्रयोग के दौरान जो ग्राम ऋणात्मक प्रकार के, ग्राम जो नेगेटिव प्रकार के जीवाणु हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, तो फिर रेड और पिंक नहीं जाएगा, फिर यहां पर रंगहीन जाएगा। वो तो हमने चेक किया है। करेक्ट है। अच्छा, तो ये बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अच्छा, पोटेशियम आयोडाइड का विलयन जो उपयोग में लिया जाता है, उसके बाद इसको धोया जाता है, वॉश किया जाता है, और वॉश करने के लिए हम यहां पर बेटा मैं आपको बता दूं, या तो इथाइल एल्कोहल यूज में लेंगे या फिर आप एसीटोन यूज में लेंगे। जैसे ही ये यूज में लेंगे, कुछ यहां पर रंगीन हो जाएंगे, कुछ यहां पर रंगहीन हो जाएंगे। आई होप आपको ये पूरा पॉइंट यहां तक समझ में आया है। देखिए एक और पॉइंट समझाता हूं। जैसे अगर हम कलर की ही बात कर रहे हैं, सपोज हमने यहां पर ये स्लाइड लिया है, ठीक है, ये हमने यहां पर स्लाइड लिया है, और देखिए इस स्लाइड में केवल समझाने के लिए मैं आपको बताऊं कि इनको यहां पर एसिग्राम को, या फिर हम ये कहें कि जब हमने यहाँ पे प्रयोग करके देखा, जब हमने यहाँ पर प्रयोग करके देखा, तो कुछ जो जीवाणु जो उसके स्ट्रेन हैं वो हमें यहाँ पर रेड या फिर पिंक दिखाई दिए। वो कब दिखाई दिए होंगे? जब हमने यहाँ पर सेफ्रेनिन से किया होगा अभिरंजन। लेकिन पहले तो ये कैसे दिखाई देंगे? तो पहले तो ये दिखाई देंगे बेटा यहाँ पर पर्पल। जब हमने क्रिस्टल वॉयलेट का उपयोग किया था तो ये पर्पल दिखाई दिए, ठीक है। अच्छा, तो देखो क्रिस्टल वॉयलेट को यूज में लिया तो पर्पल दिखाई दे रहे थे, बाकी सब रंगहीन थे। करेक्ट है। उन्हीं रंगहीन जिसे हमने ग्राम नेगेटिव बोला, उसको वापस से सेफ्रेनिन द्वारा चेक किया तो ये कैसे हो गए? तो ये यहां पर रेड होंगे या फिर पिंक हो जाएंगे। तो देखिए जो स्टार्टिंग में यहां पर पर्पल दिखाई दिए, तो उसे तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? इससे तो हम बोलेंगे यहां पर ग्राम पॉजिटिव।
ठीक है। अच्छा, जो यहां पर बाद में सेफ्रेनिन के द्वारा रेड या फिर पिंक हो गए उसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम यहां पर बोलेंगे ग्राम नेगेटिव। क्या बोलेंगे? ग्राम नेगेटिव बोलेंगे। आई होप आपको यहां तक पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब जरा इतने कंसेप्ट को पढ़ने के बाद हम एनसीईआरटी में दी गई उस पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि हम समझ रहे थे। देखिए, क्या मैं आपको ये समझा रहा था? देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें आगे यहां पर क्या बोला गया है कि देखो वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको समझाया है कि जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता है ना। कोशिका आवरण मतलब जो है यहां पर कुछ मोटी होती है, कुछ पतली होती है ना। तो यहां पे उनके हम मोटाई की बात कर रहे हैं। तो देखिए उनके मोटाई मतलब थिकनेस के आधार पर है ना, देखा कि उनमें विभिन्नता देखने को मिलती है। तो ग्राम नामक वैज्ञानिक के द्वारा विकसित कोई एक तकनीक है और इस तकनीक का नाम क्या है? इस तकनीक का नाम है अभिरंजन विधि, मतलब स्टेनिंग विधि। स्टेनिंग विधि के प्रति विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु हैं वो अलग अलग व्यवहार दर्शाते हैं, हम जानते हैं भाई। और व्यवहार के आधार पर उनको हमने कितने श्रेणियों में बांट दिया? 2 श्रेणी में बांट दिया, ठीक है। एक जो ग्राम अभिरंजित होते हैं, मतलब जो रंगीन दिखाई देते हैं बेटा, करेक्ट है। अच्छा, जो रंगीन दिखाई देंगे उसे आप यहां पर ग्राम धनात्मक बोलेंगे। अन्य जो अभिरंजित नहीं होते, मतलब जो कलरलेस होते हैं, जो रंगहीन होते हैं, उसे यहां पर क्या कहा जाता है? ग्राम ऋणात्मक कहा जाता है। एनसीईआरटी ने तो केवल इतनी ही बात की है, पर जरा आप ध्यान रखना कि इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। आपको ये वाला कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, ये वाला पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक जो एनसीईआरटी का ये जो पैराग्राफ है ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब हम यहां पर जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं बेटा, इसके बाद हम वापस से प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए अब जरा हमारे एनसीईआरटी में कौन कौन सी बात किस तरह से यहां पर बताई गई है, एक एक करके हम यहां पर पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखो आप जब एनसीईआरटी का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, उसके बारे में हमारे एनसीईआरटी ने बोला। क्या हमने ये बहुत पहले है ना, मतलब लेक्चर नंबर 3 में ये डिस्कस किया हुआ है कि जो बाहर बाहर होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है। तो बेटा ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, देखिए यहां पर ये जो यहां पर ग्लाइकोकैलिक्स है, क्या ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये भी तो 2 भाग होते हैं ना, इसके 2 भाग होते हैं। तो एनसीईआरटी ने बोला कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं में ग्लाइकोकैलिक्स की जो संरचना है या फिर रचना है या फिर इसकी जो मोटाई होती है, इसकी मोटाई और इसकी संरचना जो होती है वो अलग अलग बैक्टीरिया में क्या हो सकती है? ग्लाइकोकैलिक्स की संरचना या फिर थिकनेस ये अलग अलग हो सकती है, मतलब भिन्न हो सकती है। अच्छा, पता है किस आधार पर? क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ में जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो एक ढीले आवरण के रूप में, ढीले अक्षर के रूप में पाए जाएंगे, और ये ढीले अक्षर के रूप में मिलते हैं तो इसे हम स्लाइम लेयर या फिर अवपंक परत कहते हैं। क्या यही पॉइंट मैंने आपको डायग्राम में समझाया था? जो ढीले अक्षर के रूप में मिलते हैं, ढीला आवरण जो होता है वो स्लाइम लेयर कहलाता है, अवपंक परत कहलाता है। और वहीं पर जो यहां पर मोटे आवरण की बात करते हैं, मोटे या फिर कठोर आवरण की बात करते हैं, तो कठोर आवरण जो है उसे कैप्सूल या फिर हिंदी में कहा जाता है संपुटिका, ठीक है, संपुटिका कहा जाता है। तो देखिए यहां पर पॉइंट क्या बोला एनसीईआरटी ने कि भाई जो सबसे बाहर पाया जाने वाला जो आवरण है ना, सबसे पहले जो पहला कोशिकीय आवरण है, क्या यहां पर ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है? बात सही है बेटा। क्या ग्लाइकोकैलिक्स की जो मोटाई है, इसकी संरचना है, क्या ये अलग अलग हो सकती है? बिल्कुल। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स ढीले परत के रूप में पाए जाएंगे बेटा, तो ढीले परत के रूप में पाए जाएंगे तो आप इसे अवपंक परत बोलेंगे, मतलब स्लाइम लेयर बोलेंगे। करेक्ट है, इंग्लिश में भी आप जान लीजिए। अच्छा, अगर ये मोटे और कठोर आवरण के रूप में मिलते हैं तो आप इसको यहां पर संपुटिका या फिर क्या बोलेंगे? कैप्सूल बोलेंगे। और आपको ये पता है कैप्सूल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाएगा वह रोगजनक माना जाएगा। मतलब बैक्टीरिया को रोगजनक और अरोगजनक, पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक अगर मुझे बताना है तो मैं कैप्सूल संपुटिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बता सकता हूं। करेक्ट है, यहां तक पॉइंट सब कुछ समझ में आ रहा है। अब हम आगे देखते हैं बेटा। अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स के जब आप अंदर जाओगे ना, ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट अंदर की ओर क्या यहां पर कोशिका भित्ति का आवरण मिलता है? बिल्कुल सही है। और कोशिका भित्ति के बारे में 2-3 लाइन लिखी है। ये सबको पता है कि कोशिका भित्ति भी तो सुरक्षात्मक आवरण के रूप में ही काम करेंगे। करेक्ट है। तो ये जो है 2 काम यहां पर बता रखा है, 2 कार्य बता रखा है।
एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति का काम है कि कोशिका के आकार, वैसे यहां पर इंग्लिश के एनसीईआरटी में आकार नहीं है, यहां पर शेप की बात की गई बेटा, यहां पे आकृति की बात की गई है, तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये कोशिका की आकृति मतलब शेप को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो कोशिका भित्ति का पहला काम कि ये कोशिका की आकृति को डिसाइड करेंगे, मतलब उसको निर्धारित करेंगे। एक और काम है, देखो एक काम यह है कि ये मजबूत या सशक्त संरचनात्मक भूमिका भी निभाते हैं। कैसे निभाते हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि सशक्त संरचनात्मक भूमिका निभाते हैं, तो क्योंकि ये जो जीवाणु होते हैं ना, ये जीवाणु को फटने से, कोलैप्स होने से, बर्स्ट होने से बचाते हैं। तो ये यहां पर फटने या फिर निपातित होने से मतलब कोलैप्स होने से बचाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। दोनों ही बातों से हमें बस ये लग रहा है कि भाई इसका काम भी यहां पर क्या है, इसका काम भी मतलब कोशिका भित्ति का काम भी जो है सुरक्षात्मक आवरण के रूप में ही होता है बेटा। तो यह ध्यान रखिएगा कि यहां पर 2 पॉइंट, एक तो कोशिका के आकार, एक्चुअल में इंग्लिश में शेप बोला गया है, तो आकृति को क्या करेंगे, ये निर्धारित करेंगे। और एक और पॉइंट कि सशक्त संरचनात्मक भूमिका निभाएंगे। कैसे, क्योंकि ये यहां पर जीवाणु कोशिका जो है ना उसको फटने से बचाने का काम भी करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं। ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, कोशिका भित्ति की बात कर चुके हैं। अब सबसे अंदर जो आंतरिक परत है, जो हमारा तीसरा कोशिकीय आवरण है, क्या हमने उसे कोशिका झिल्ली बोला हुआ है। कोशिका झिल्ली, जिसे आप प्लाज्मा झिल्ली बोल सकते हैं, आप इसे जीव द्रव्य झिल्ली भी बोल सकते हैं, करेक्ट है। तो देखिए यहां पर जीव द्रव्य झिल्ली की बात करते हैं। तो अगर हम यहां पर जीव द्रव्य झिल्ली की बात करते हैं जो कोशिका भित्ति के अंदर है, ये नेचर में, अपनी प्रकृति में किस प्रकार की होती है, वर्णात्मक। ज्यादा उचित है बेटा, मैं आपको बता दूं, आप यहां पर वर्णात्मक की जगह आप यहां पर चयनात्मक रूप से ये वर्णात्मक होते हैं, मतलब सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं, है ना। तो आप यहां पर वर्णात्मक को पूरा कंप्लीट कीजिएगा कि चयनात्मक रूप से, है ना, चयनात्मक रूप से सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं, है ना। चयनात्मक रूप से ये क्या होते हैं, चयनात्मक रूप से पारगम्य होते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं, है ना। तो वर्णात्मक का मतलब यहां पर है सेलेक्टिवली परमेबल प्रकार की जो है कोशिका झिल्ली यहां पर देखने को मिलती है। इसी चैप्टर में हम आगे अलग से जब कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे तो इस बात को मैं क्लियर करवा दूंगा कि आखिर चयनात्मक रूप से पारगम्यता या वर्णात्मक बोलने का क्या कारण होता है। तो कोशिका झिल्ली के बारे में ये बात ध्यान रखिएगा। कोशिका झिल्ली के बारे में एनसीईआरटी ने एक और पॉइंट बोला है कि ये जो है ना कोशिका झिल्ली के द्वारा क्या होगा कि कोई भी कोशिका बाह्य वातावरण से क्या बनाए रखेंगी, संपर्क बनाए रखेंगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, चाहे कोशिका झिल्ली जीवद्रव्य झिल्ली यूकैरियोटिक कोशिका की हो, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका की, है ना। कोशिका झिल्ली की अगर बात कर रहे हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका की हो बेटा, चाहे फिर वो प्रोकैरियोटिक कोशिका की हो, दोनों प्रकार के कोशिका की जो कोशिका झिल्ली है, अच्छा कोशिका झिल्ली एक सार्वत्रिक आवरण है, सभी प्रकार के कोशिका में मिल सकती है ना। वहीं कोशिका भित्ति सब में नहीं मिलती है, करेक्ट है। अच्छा, लेकिन जो अगर ये जो सार्वत्रिक आवरण है कोशिका झिल्ली जिसे हम बोल रहे हैं, ये दोनों चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों में समान प्रकार की होती है। दोनों का रासायनिक संगठन समान होता है, क्योंकि वो किससे बने होते हैं बेटा, क्योंकि वो लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं, करेक्ट है। और लिपिड और प्रोटीन से बने हुए हैं तो इसीलिए इसको यहां पर लिपोप्रोटीन या फिर लाइपोप्रोटीन भी कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये हमने डायग्राम में भी डिस्कस किया हुआ है, करेक्ट है। तो देखिए यहां पर एक और पॉइंट जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है उसको समझते हैं बेटा, कि संरचना के अनुसार यह झिल्ली जो है वो यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी ही होती है। मतलब प्रोकैरियोटिक की कोशिका झिल्ली भी बिल्कुल किसकी तरह होती है, यूकैरियोटिक की तरह होती है, क्योंकि वो भी तो लिपिड प्रोटीन से ही मिलकर निर्मित है, करेक्ट है। अच्छा, एक और बात, जब मैंने आपको उस दिन डायग्राम बताया था तो उस डायग्राम में मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताए थे बेटा, किसी और कलर से देखते हैं एक बार। देखो जैसे मैंने कहा कि अगर ये यहां पर जीवाणु कोशिका है, अगर ये जीवाणु कोशिका है और इस जीवाणु कोशिका की ये जो व्हाइट कलर की लाइन यहां पर बताया है डायग्राम में, अगर बेटा ये यहां पर कोशिका झिल्ली है, क्या है, कोशिका झिल्ली जो लाइपोप्रोटीन या फिर लिपिड प्लस प्रोटीन से निर्मित है, करेक्ट। ये जो कोशिका झिल्ली या जीवद्रव्य झिल्ली यहां पर होती है वो किसी किसी स्थान पर क्या दर्शाती है, तो ये फैलाव या ये कहीं कहीं किसी स्थान पर
एक्सटेंशन शो करती है, मतलब ये प्रसारित हो जाती है बेटा, फैल जाती हैं, या फिर हम कहें कि अंदर की ओर वलन दर्शाती हैं, इनफोल्डिंग को दर्शाती हैं, ठीक है। और ये जो जहां से इनफोल्डिंग को दर्शाती हैं बेटा, जहां से इनफोल्डिंग को दर्शाती हैं बेटा, इसी वलन को, इसी आंतरिक वलन को क्या कहा जाता है? मीजोजोम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मीजोजोम कहते हैं। करेक्ट है, ये भी पॉइंट पढ़ा हुआ है भाई। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसमें दोहरे झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीजोजोम है। इसका मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिकीय शोषण का स्थल है, तो भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो उसके पास मीजोजोम है। तो बताओ, क्या शोषण से संबंधित जितने भी प्रकार के ऑक्सीकारी एंजाइम होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं, वो सब के सब एंजाइम किस में मिलेंगे? क्या वो मीजोजोम में मिलेंगे? और एक और बात याद रखिए, मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि ये जो मीजोजोम होता है, ये फैलाव होता है, वो तीन तरीके से हो सकता है। ये पुटिका के रूप में हो सकते हैं, वेसिकल के रूप में हो सकते हैं, पटलिका लेमिली के रूप में भी हो सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया हुआ है ना। और ट्यूब्यूल मतलब नलिका के रूप में भी हो सकते हैं। तो ये बात यहां पर हम ऐसे डिस्कस करें कि देखिए, ये जो फैलाव है ना, जिसे हमने मीजोजोम बोला है, तो ये देखिए, ये ऐसे, ये पुटिका के रूप में हो सकते हैं बेटा, इस प्रकार से हो सकते हैं। तो बोलेंगे ये फैलाव जो है ना, वो पुटिका के रूप में हो सकते हैं, वेसिकल के रूप में हो सकते हैं। तो ये पुटिका या फिर ध्यान रखिएगा वेसिकल के रूप में हो सकते हैं। फिर लिखा हमारे एनसीईआरटी ने कि ये जो फैलाव है वो नलिका के रूप में हो सकते हैं। नलिका के रूप में हो सकते हैं मतलब कुछ इस प्रकार से बेटा, ये इस प्रकार से नलिका के रूप में, या ट्यूब जैसा हो सकता है, मतलब ये ट्यूब्यूल के रूप में भी मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पटलिका के रूप में मिल सकते हैं। पटलिका का मतलब कैसे बेटा? ये कुछ इस प्रकार से बिखरी हुई, मतलब इस प्रकार से देखने को मिलेगी। तो ये जो पटलिका है बेटा, इसको क्या कहा जाता है ना, इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, इसे हम लेमिला या फिर लेमिली कहते हैं, ठीक है। तो ये पटलिका के रूप में मिल सकती है। तो ये जो फैलाव होता है, ये फैलाव कोशिका भित्ति का नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये फैलाव कोशिका झिल्ली का है, जिस फैलाव को हम यहां पर मीजोजोम बोल रहे हैं। करेक्ट है, यहां तक पॉइंट सब समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका काम क्या है? जो मीजोजोम है, इसका क्या काम होता है? वैसे सभी प्रकार के कार्य मैंने डायग्राम में ऐड करवा दिया था, फिर भी एनसीईआरटी के पॉइंट को एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए, एनसीईआरटी ने क्या बोला है। एनसीईआरटी ने कहा है कि जो कोशिका भित्ति का निर्माण इसका काम है ना। ये कुछ ऐसे पदार्थ स्रावित करते हैं जो कोशिका भित्ति का निर्माण कर सकते हैं, सेल वॉल मटेरियल जिसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए कुछ प्रकार के आवश्यक पदार्थ बनाते हैं, तो कोशिका भित्ति का निर्माण कर सकते हैं, उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। इसका एक काम होता है बेटा, डीएनए का रेप्लिकेशन। जब जीवाणु में आप पढ़ेंगे बाइनरी फिजन की क्रिया, तो आप वहां देखेंगे कि बाइनरी फिजन के दौरान जो होता है, यहां पर या बाइनरी फिजन के जस्ट पहले, कंप्लीट होने से पहले डीएनए का होता है रेप्लिकेशन। बाइनरी फिजन का एक स्टेप होता है बेटा रेप्लिकेशन। तो डीएनए के रेप्लिकेशन में कौन सहायता करेगा? आप कहेंगे मीजोजोम करेगा, ठीक है। अच्छा, न केवल रेप्लिकेशन, मतलब न केवल डीएनए की प्रतिकृति तैयार की जाएगी मीजोजोम के द्वारा, बल्कि जो बनने वाली पुत्री कोशिका होगी, उस पुत्री कोशिका में उस रेप्लिकेटेड डीएनए जो कि अभी अभी बने हैं, तो उसको पुत्री कोशिका या संतति कोशिका में बांटने का, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का, उसका वितरण करने का भी काम इसी मीजोजोम का है। तो देखिए, कोशिका भित्ति का निर्माण, डीएनए का रेप्लिकेशन, और जो रेप्लिकेशन के बाद जो दो यहां पर जो डीएनए होंगे, उस रेप्लिकेटेड डीएनए को संतति कोशिका में वितरण करने का काम भी किसका रहेगा? ये काम भी यहां पर मीजोजोम का रहेगा। करेक्ट है। अच्छा, एक और पॉइंट, मैंने कहा ना कि भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती होते हैं, ठीक है। मैं लिख ही देता हूं यहां पर बेटा, ये लाइन भी बहुत जरूरी है, आपको यहां पर ऐड करवा देता हूं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती होते हैं, एनालोगस होते हैं। ये जो मीजोजोम होते हैं, ये यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के क्या माने जाते हैं? सूत्र कणिका भी जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती माने जाते हैं, उसी के समान कार्य करेंगे। अगर उसके समान कार्य करते हैं तो क्या यहां पर ये शोषण में भी अपनी भूमिका निभाएंगे, है ना। ये सिक्रेशन भी करते हैं, स्त्रवन भी करते हैं, तो स्त्रावी प्रक्रिया से भी गुजरते हैं। और साथ साथ अगर ये कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन है, तो कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन
के कारण क्या कोशिका झिल्ली का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पे बढ़ जाएगा? क्या सरफेस एरिया कोशिका झिल्ली का बढ़ जाएगा? तो यहां पर जीवद्रव्य झिल्ली के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बढ़ जाएगा तो क्या अब वहां पर अधिक मात्रा में एंजाइम पाए जाएंगे? तो मैंने कहा था ना अभी कि ऑक्सीकारी एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया तो क्या एंजाइम की मात्रा भी बढ़ जाएगी, और एंजाइम की मात्रा बढ़ने से प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन की क्रिया में ये मेसोसोम क्या करेंगे? सहायता करेंगे। ये बात यहां तक मेसोसोम के बारे में था, ये बात ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सी बातें हैं बेटा, जिसे मैं एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट मान करके समझा रहा हूं, और ये सारी बातें जो है ना हमने डायग्राम में पहले से ही डिस्कस किया हुआ है। करेक्ट है। अच्छा, एक और बात, यहां से तो पीवाईक्यू आ रखा है ना? वैसे हर जगह से एक एक क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, एक और पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास, तो इसके पास यहां पर क्या है? मेसोसोम है। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था बेटा, प्रीवियस लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसके पास हरित लवक भी तो नहीं होता। इसका मतलब जो वर्णक होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, पर इसके पास तो दोहरे झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग जिसका नाम हरित लवक है वो भी नहीं पाया जाता। अगर हरित लवक भी नहीं पाया जा रहा है तो इसका मतलब यहां पर उसके स्थान पे कुछ तो मिलनी चाहिए, जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने के लिए, उसको संपन्न करने के लिए जो वर्णक जिम्मेदार होते हैं जीवाणु में, वो जीवाणु के वर्णक कहीं तो पाए जाएंगे। तो देखिए ये कहां पाए जाते हैं? एक संरचना में पाए जाते हैं, और इस संरचना को हमारे एनसीईआरटी ने बोला वर्णिकी लवक। क्या बोला है? वर्णिकी लवक। और इसी को हाईलाइट करके मैं अच्छे से लिखता हूं बेटा, इसको यहां पर ध्यान रखिएगा। इसी वर्णिकी लवक को कहा जाता है क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर कहते हैं। तो ये क्रोमेटोफोर क्या होता है? क्रोमेटोफोर जो है ना, ये वह संरचना है जो बैक्टीरिया में, मतलब जीवाणु कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, है ना, वह संरचना जिसके अंदर क्या उपस्थित होंगे? जिसके अंदर इसके वर्णक पाए जाएंगे। और ये होते क्या हैं और कहां पाए जाते हैं? मैं खास तौर पे जिस प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात हम यहां पे कर रहे हैं बेटा, वो यहां पर नील हरित जीवाणु है। नील हरित जीवाणु, इसका मतलब यहां पर जो बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है, ये पाए जाते हैं किसके अंदर? बीजीए में। बीजीए जिसे साइनो जीवाणु भी कहते हैं। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल की बात कर रहे हैं बेटा। ये जो नील हरित जो जीवाणु होते हैं वहां पर मतलब बीजीए में पाए जाते हैं, है ना। और एक और बात, साइनोबैक्टीरिया में होते हैं, और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाने वाला ये जो क्रोमेटोफोर जिसमें इसके वर्णक पाए जाते हैं, जिसमें इसके पिगमेंट मिलते हैं, वर्णक मिलते हैं, वो एक्चुअल में क्रोमेटोफोर इसके कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है। मतलब कोशिका झिल्ली का ही एक फैला हुआ रूप है जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। करेक्ट है। तो कोशिका द्रव्य में जो झिल्ली का एक विस्तार है, फैला हुआ भाग है, जिसके अंदर इनके वर्णक पाए जाएंगे, और इस संरचना को आप यहां पर क्रोमेटोफोर बोल रहे हैं या फिर वर्णिकी लवक बोल रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीधे आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सब कुछ बेटा मैं लिख भी दिया है, सब कुछ एनसीईआरटी की बात है। एनसीईआरटी को ही हम यहां पर बेस मान करके एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं, एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाए जा रहा हूं। करेक्ट है। अच्छा देखिए, आगे बात करते हैं बेटा। क्या यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात हो चुकी है? प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात यहाँ पर हमने जितने भी कोशिकीय आवरण हैं, कोशिका झिल्ली का वलन है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जरा देखिए, अब हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं देखिए, अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसके सतह पर हमने देखा था उस डायग्राम में कि उसके सतह पर कुछ प्रकार के उपांग मिलते हैं जिसे सतही उपांग कहते हैं। क्या बोलते हैं? सतही उपांग। अच्छा, जरा यहां पर कुछ कंसेप्ट देखिए, उसके बाद हम एनसीईआरटी के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सही बात है। तो पहले कंसेप्ट की बात करते हैं। देखिए, मैंने कहा कि भाई जो जीवाणु कोशिका है बेटा, उसमें यहां पर उनके सतह पर कुछ प्रकार के उपांग या कुछ प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे जीवाणु कोशिका के लिए क्या मान लिया जाता है या क्या कहा जाता है? इन सतही उपांग को, है ना, सरफेस अपेंडिसेस कहते हैं। सतही उपांग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए एनसीईआरटी ने क्या बोला है। एनसीईआरटी ने इन सतही उपांग को 3 भाग में बांट करके समझाया हुआ है, और ये तीनों भाग पता है क्या क्या है बेटा? तो एक भाग तो होता है बेटा, एक सतही उपांग का नाम होता है यहां पर फ्लैजिला।
ठीक है। और ये जो फ्लेजिला है ना, इसी को आप हिंदी में क्या बोलेंगे, आप इसी को कहेंगे बेटा यहां पर कशाभिका। क्या कहेंगे यहां पर, कशाभिका। अच्छा, तो फ्लेजिला होता है सतही उपांग के तौर पे, करेक्ट है। अच्छा, एक और जैसे यहां पर हिंदी में जब आप पढ़ेंगे तो रोम दिया हुआ है, एक्चुअल में ये यहां पर पिलाई की बात की गई है बेटा, सही है। अच्छा, रोम के अलावा आप देखेंगे सतही उपांग में एक नाम दिया हुआ मिलेगा आपको, झालर, राइट है। ये जो झालर है एक्चुअल में इसी को क्या कहा जाता है, इसी को यहां पर फिम्बरी कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, फिम्बरी कहते हैं। अच्छा, लेकिन देखो मैं आपको अभी समझा दूंगा, अभी हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये जो फिम्बरी है जिसे अपन झालर बोल रहे हैं, वो भी एक प्रकार का क्या होता है, वो भी एक प्रकार का पिलाई होता है। कैसे, मैं अभी आपको समझा दूंगा। फिलहाल देखिए, क्या मैं ऐसा बोल दूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु कोशिका है, उसके सतही उपांग में पाए जाने वाले ये जो रोम और झालर हैं, पिलाई और जो फिम्बरी होते हैं बेटा, इसका ध्यान रखिएगा, इसका काम बिल्कुल भी इनके गति या गमन में सहायता करना नहीं होता। ठीक है, तो ये किसमें सहायक नहीं माने जाते बेटा, ये इसके लोकोमोशन में, गमन में सहायता नहीं करते, तो ये दोनों संरचनाएं गमन में सहायक नहीं होते। तो फिर करते क्या है, तो मैं आपको वही बताऊंगा। फिलहाल हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, तो गमन में सहायक नहीं होते, ये बात ध्यान रखिएगा। तो फिर गमन में कौन सा सतही उपांग सहायक होता है, तो भाई इसमें आंसर जाएगा कशाभिका, राइट है, फ्लेजिला। फ्लेजिला का काम होता है बेटा, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसमें सहायक होते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में गमन में सहायक होते हैं। क्या पिलाई और फिम्बरी मतलब रोम और झालर का काम होता है कि गमन करना, बिल्कुल भी नहीं, वो गमन में सहायता नहीं करते। गमन में सहायता करना ये यहां पर केवल और केवल कशाभिका का काम होता है। और मैंने अभी बोला ना कि झालर, फिम्बरी भी एक प्रकार का पिलाई होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, करेक्ट है। अच्छा, इन दोनों का क्या कार्य है वो भी हम यहां पर समझेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा, अब हम पहले जरा एनसीईआरटी की पॉइंट को डिस्कस कर लें, उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी डिस्कस करेंगे बेटा। अच्छा, तो एक और बात मैं यहां पर एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूं। देखिए, गमन में सहायक कौन सी संरचना है, फ्लेजिला मतलब कशाभिका। बेटा फ्लेजिला के आधार पर, फ्लेजिला अगर जिस प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट हो, तो फ्लेजिला के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जीवाणु को आप चल और अचल बोल सकते हैं, जीवाणु कोशिका को चल और अचल बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, मोटाइल और नॉन मोटाइल बोल सकते हैं। तो मैंने कहा गमन में सहायता करने वाली अगर कशाभिका मान लो जिस जीवाणु में प्रेजेंट है, तो उसे हम फ्लेजिलेटेड बैक्टीरिया या कशाभिक जीवाणु कहेंगे बेटा। और वो चलायमान होंगी, मतलब वो जो जीवाणु होंगे वो चल बीजाणु होंगे, चल बीजाणु नहीं सॉरी जीवाणु होंगे, बीजाणु तो स्पोर को कहा जाता है। तो जिनमें फ्लेजिला प्रेजेंट होता है उसे हम यहां पर चल जीवाणु बोलेंगे, करेक्ट है। अच्छा, एक और पॉइंट, जिनमें यहां पर फ्लेजिला अब्सेंट होगा, जिनमें फ्लेजिला अब्सेंट होगा तो उसे हम यहां पर क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे यहां पर अचल जीवाणु। क्या बोलेंगे, अचल जीवाणु बोलेंगे, करेक्ट है। अच्छा, जरा इस बात को एक और बार हम यहां पर समझते हैं अच्छे से। गमन में सहायक संरचना कशाभिका प्रेजेंट है तो चलायमान चल जीवाणु बोला आपने, और अगर अब्सेंट है तो अचल जीवाणु बोल रहे हैं। अच्छा, कैसे, ये भी देखते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट बेटा, ये जो फ्लेजिला है ना, पहले एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करेंगे फिर वापस आ जाएंगे, तो आपको आराम से हर लाइन समझ में आएगी, ठीक है ना। पहले आप ये समझिए। देखिए एक और पॉइंट, ये जो फ्लेजिला है ना कशाभिका, बेटा जीवाणु कोशिका में इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है, इनकी संख्या भी भिन्न हो सकती है। इनके पाए जाने का तरीका मतलब इनका कॉन्फ़िगरेशन, इनका ओरिएंटेशन मतलब इनका विन्यास, वो भी अलग अलग हो सकता है। तो फ्लेजिला जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित हो, उनकी संख्या और विन्यास दोनों ही क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, मतलब ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, संख्या कैसे, जैसे मैंने कहा 1 से 7 है तो 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी, तो अलग अलग संख्या में पाए जा रहे हैं ना, तो संख्या भी अलग अलग है। और पाए जाने का तरीका मतलब विन्यास भी अलग अलग हो सकता है। अब विन्यास कैसे अलग होगा, संख्या की बात तो समझ में आ रही है, लेकिन विन्यास कैसे अलग होगा, तो जरा देखिए मैं यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, एक नोट पॉइंट यहां बता रहा हूं। देखिए जैसे मान लो यहां पर कोई एक बेटा हमने जीवाणु बनाया, इस जीवाणु का नाम है ई कोलाई, ठीक है, इस जीवाणु का नाम यहां पर है ई कोलाई। बेटा ई कोलाई का पूरा नाम होता है
इश्चेरिचिया कोलाई, करेक्ट है। और ई कोलाई एक प्रकार का क्या होता है, यह एक प्रकार का जीवाणु होता है, यह एक प्रकार का जीवाणु होता है, करेक्ट है ये बात। अब सुनिए, ये जो यहां पर जीवाणु है बेटा, इस जीवाणु में पाए जाने वाले जो फ्लेजिला है, मतलब जो कशाभिका है, वो कैसे पाए जाते हैं? तो देखिए, कशाभिका लंबी संरचना होती है, इस प्रकार से पाए जा रहे हैं, है ना, इस प्रकार से पाए जा रहे हैं। देखिए, तो आपने यहां पर क्या देखा कि इसके शरीर पर, इसके सतह पर, इसके बॉडी पर पाए जाने वाले ये जो यहां पर फ्लेजिला है, मतलब ये जो कशाभिका है, क्या केवल शरीर के एक भाग पर ही पाए जा रहे हैं या पूरे संपूर्ण शरीर पर पाए जा रहे हैं? संपूर्ण शरीर पर पाए जा रहे हैं। तो अगर जीवाणु में जो फ्लेजिला है वो पूरे संपूर्ण सतह पर पाए जाएं, है ना, यहां पर इस जीवाणु में ई कोलाई में पाए जाने वाले फ्लेजिला कशाभिका का विन्यास कैसा है? इसका विन्यास ऐसा है कि ये तो इसके पूरे शरीर पर ही पाया जा रहा है, मतलब ये तो इसके संपूर्ण शरीर पर ही क्या है, बोलो जरा, प्रेजेंट है, प्लस एंटी, प्रेजेंट, उपस्थित है। अगर पूरे शरीर पर उपस्थित है तो इस प्रकार के जो फ्लेजिला होता है बेटा, फ्लेजिला के इस प्रकार के विन्यास को आप यहां पर कहेंगे पेरीट्राइकस, ठीक है, क्या बोलेंगे? पेरीट्राइकस प्रकार का यहां पर विन्यास कहा जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मैंने यहां पर एक शब्द बोला है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस का मतलब क्या होता है कि ई कोलाई नामक जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसमें पाए जाने वाले फ्लेजिला का विन्यास ऐसा होगा कि फ्लेजिला कशाभिका इसके संपूर्ण सतह पर ही फैली हुई मिलती हैं, और इस फ्लेजिला के विन्यास को पेरीट्राइकस कहते हैं। और पेरीट्राइकस प्रकार के जो फ्लेजिला है वो ये यहां पर कहां देखने को मिलेंगे? तो ये यहां पर जीवाणु में देखने को मिलेंगे, करेक्ट है। अब देखिए, तो क्या यहां पर जीवाणु मतलब ई कोलाई में देखने को मिलेंगे? क्या हमने यहां पर इस पॉइंट को भी समझ लिया? एनसीईआरटी के इस पॉइंट को भी हमने यहां पर डिटेल में समझा है। अब देखिए, क्या रोम और जो झालर है मतलब फिम्बरी है, इसका कोई काम गमन में सहायता करना होता है? बिल्कुल भी नहीं, ये गमन में सहायक नहीं होते। इसका क्या कार्य होगा ये भी मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। जरा देखिए, एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले हम एनसीईआरटी पे आ जाते हैं, है ना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब हम सीधे एनसीईआरटी की लाइन पे आते हैं बेटा। देखो, जो जीवाणु कोशिका है वो चलायमान और अचलायमान होती है, मतलब आप इसे चल अचल कह सकते हैं। चल और अचल दोनों प्रकार की हो सकती है। अगर वो चलायमान है, मतलब अगर वो चल है ना, तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी ही पतली संरचना, मतलब किसकी बात हो रही है? कशाभिका की बात हो रही है ना। अच्छा, यहां पर लिखा है कि भाई ये कोशिका भित्ति जैसी होती है क्या? मतलब यहां लिखा है कोशिका भित्ति जैसी संरचना है, तो कोशिका भित्ति जैसी कैसे बोल सकते हैं इसको? देखो, ये जो बाहर की ओर निकली होगी ना बेटा, तो एक बात ऐसे ध्यान रखिएगा कि इसका जो एक भाग होता है, नीचे वाला भाग होता है, आधारी भाग जो होता है, जिसे बेसल बॉडी कहते हैं, वो एक्चुअल में यहां पर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों में दसे हुए होते हैं, है ना। तो कोशिका भित्ति में भी दसे हुए होते हैं इसका आधारी वाला भाग, इसलिए कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना इसको बोला गया है। अभी एक डायग्राम समझाऊंगा, उससे आपको समझ में आएगा। तो देखिए, तो अगर वो चल है, जीवाणु अगर चल है, चलायमान है, तो उसमें बेटा एक पतली संरचना देखने को मिलती है, और उस पतली संरचना को यहां पर क्या नाम दिया गया है? यहां पर कशाभिका बोला गया है, करेक्ट है। और ये जो जीवाणु में पाए जाने वाली कशाभिका है, इस कशाभिका की संख्या और विन्यास का क्रम क्या होता है? अलग होता है। देखिए, मैंने यहां पर आपको समझाया है भाई, है ना, मैंने यहां पर आपको समझाया कि इसका संख्या और विन्यास क्या है, अलग अलग है। अच्छा, फिर ये बोला है कि जो जीवाणु में उपस्थित कशाभिका है, जिसे आप फ्लेजिला या फ्लेजिलम कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग बता रखे हैं, और इन तीनों भाग के नाम यहां पर मैं आपको बताऊं। एक का नाम है तंतु, एक का नाम है अंकुश, और एक का नाम है यहां पर आधारीय शरीर। तो देखिए, ये तीनों भाग जो है ना, इन तीनों भाग के पॉइंट को समझने के लिए बेटा अब हमें एक डायग्राम देखना होगा। इन तीनों पॉइंट को समझने के लिए एक डायग्राम बहुत जरूरी है, एक डायग्राम हमें यहां पर डिस्कस करना है। देखिए, इस डायग्राम को हम ऐसे खाली पेज में डिस्कस करते हैं। देखिए क्या पॉइंट है यहां पर। अब जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, ये है यहां पर जीवाणु की संरचना, है ना, जीवाणु में उपस्थित कशाभिका की संरचना, ठीक है। अच्छा, तो देखिए, मैं यहां पर बताने वाला हूं कि ये जो फ्लेजिला है बेटा, ये जो फ्लेजिला है, जिसे और क्या बोलते हैं, जिसे और कहा जाता है यहां पर कशाभिका। क्या कहते हैं? कशाभिका। तो अगर हम इस कशाभिका की बात करें, मतलब अगर हम इस फ्लेजिला की बात करें, और अगर हम फ्लेजिला की संरचना की बात करते हैं,
तो ये जो फ्लेजिला है, कशाबिका है, इसकी संरचना में कितने भाग होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, एनसीईआरटी ने कहा कि भाई इसके संरचना में कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं? 3 भाग पाए जाते हैं। और बेटा ये तीनों भाग कौन कौन से भाग होते हैं? सुनो जरा, ये तीनों भाग कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे आधार में जो होता है बेटा, है ना, सबसे नीचे की ओर, इसे कहते हैं बेटा बेसल बॉडी। या तो आप इसे बेसल बॉडी कह सकते हैं, या फिर आप इसे इंग्लिश में बेसल ग्रेन्यूल कह सकते हैं। करेक्ट है, जिसे एनसीईआरटी ने हिंदी में बोला है आधारीय या आधारी कणिका या आधारी काई कहते हैं बेटा। तो एक तो ये भाग होता है, फ्लेजिला के संरचना में 3 भाग दिखाई देंगे, तो नीचे वाला भाग आधारी काई कहलाता है। करेक्ट है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट समझिए। अब जो यहां पर एक और संरचना बीच में देखने को मिलती है, एनसीईआरटी ने इसको शुद्ध हिंदी में बोला है भाई अंकुश। अंकुश से ज्यादा उचित है, आप इसका नाम ऐसे ध्यान रखेंगे, इसे हुक कहा जाता है। करेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा सबसे लंबा भाग जो होता है इसकी संरचना में, सबसे लंबा भाग, सबसे लॉन्गेस्ट भाग जो होता है, इसे बेटा यहां पर तंतु कहते हैं। तंतु, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हैं, आप इसको फिलामेंट कह सकते हैं। अच्छा, तो एक और पॉइंट मैं आपको समझा दूं बेटा, तंतु या फिलामेंट आप जिसे बोल रहे हैं, क्या वो सबसे लंबा भाग है? सबसे लंबा भाग है कशाबिका का, सबसे लंबा भाग, या फिर मैं ये बोल सकता हूं ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे लंबा भाग होता है। करेक्ट है भाई, है ना। अब देखिए यहां पर, अब इन तीनों पॉइंट को समझने के लिए हम यहां पर एक डायग्राम डिस्कस करते हैं, तब जाकर के आप ये तीनों पॉइंट समझ पाएंगे आराम से। और इस डायग्राम में देखिए क्या क्या पॉइंट है। देखो, मैं यहां पर सबसे पहले इसका जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, जो एक्चुअल में कोशिका के अंदर धसा हुआ रहेगा, है ना, मतलब कोशिका के कोशिका भित्ति में और कोशिका झिल्ली तक धसा हुआ रहेगा, ये कौन सा भाग है? तो देखिए यहां पर जो है सबसे धसा हुआ भाग की बात करें तो आधारी भाग है बेटा, वो है ना। कौन सा भाग है? सबसे पहले आधारी भाग। और आधारी भाग जो होता है, उस आधारी भाग में क्या पाए जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं, आधारी भाग में रिंग पाए जाते हैं। रिंग, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं वलय, पाए जाते हैं। और आधारी भाग में पाए जाने वाले इन वलय को, है ना, आपस में जोड़ने का काम यहां पर एक रॉड के समान संरचना होती है ना। ऐसे किसी और कलर से देखते हैं, एक रॉड के समान संरचना होती है जो इन रिंग को आपस में जोड़ के रखेंगे इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा देखिए, एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं, ये तो रिंग हो गए बेटा, इन रिंग का नाम क्या होगा? मैं आपको इन रिंग का नाम बताऊंगा। एक जो वलय है इसको एल कहा जाता है, एक वलय को यहां पर पी कहते हैं, है ना, एक वलय को एस कहते हैं और एक वलय को एम कहेंगे। तो 4 प्रकार के रिंग पाए जाते हैं, एल पी एस एम। इस तरह से आप इन चारों प्रकार के वलय या रिंग का नाम ध्यान रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार के वलय होते हैं, एल पी एस एम, ये 4 प्रकार के वलय यहां पर पाए जाते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट देखिए, अच्छा ये पूरा जो भाग है ना, इन चारों वलय की बात करें, देखो ये चारों वलय एक रॉड के समान, एक छड़ के समान जो संरचना है उसके द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, जैसे अगर हम यहां पर आगे की ओर बात करें, जैसे मान लो इसका ये वाला भाग है ना बेटा, ये वाला जो भाग है ये एक्चुअल में कोशिका भित्ति में धसा हुआ रहता है। करेक्ट है, ये कोशिका भित्ति में धसा हुआ भाग होता है। जैसे ये एलपी वाला भाग, ये कोशिका भित्ति का भाग है ना। और ये जो एम रिंग है ना, सबसे अंदर की ओर है, सबसे नीचे की ओर है, आधारी भाग है, तो ये कोशिका झिल्ली में धसा हुआ रहेगा। और कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य में आपने पिछला जो टॉपिक पढ़ा था, डायग्राम पढ़ा था, वहां पर मैंने आपको समझाया था कि इसके मध्य में पता है क्या पाया जाता है? इसके मध्य में होता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या होता है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है, ठीक है। तो देखिए, क्या मैं यहां पर ऐसे लिखूं कि देखो, जो एल और पी प्रकार के रिंग वाला भाग है, मतलब ये दोनों बेटा, ये तो आधारिकाय का, ये पूरा आधारिकाय है। और आधारिकाय का ये जो एल और पी रखने वाला, जो एल और पी प्रकार के रिंग रखने वाला जो भाग है, ये आधारिकाय का भाग किस में धसा होता है? तो मैं कहूंगा ये धसा होगा बेटा यहां पर कोशिका भित्ति में।
ये तो कोशिका भित्ति में धसा हुआ भाग होता है, करेक्ट है। अच्छा, लेकिन ये वाला जो भाग है और इसके जस्ट नीचे मतलब एम वाला, जिसमें एम रिंग पाया जाता है, तो बेटा ये जो एम रिंग रखने वाला जो भाग होता है ये पाया जाता है कहां पर, अंदर की ओर, नीचे की ओर है, मतलब ये यहां पर कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य झिल्ली के मध्य में, ये कोशिका झिल्ली के मध्य में है ना। अच्छा, कोशिका झिल्ली में है ऐसा मान लीजिए आप, करेक्ट। अच्छा, लेकिन जरा आप इस पॉइंट को देखो, क्या हमने ये पढ़ा है कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य में, मतलब ये वाला जो भाग है, क्या मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में पेरीप्लाज्मिक स्पेस मतलब पीपीएस बोल दूं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस पीपीएस बोल दूं, है ना। तो पीपीएस वाला भाग होता है। तो देखो इस पूरे भाग को बेटा, इस पूरे संरचना को, पता है मैंने क्या बोला है, इस पूरे संरचना को ही हमने यहां पर बोला है, ये सबसे पहला भाग है, मतलब जिसे हम बोलेंगे आधारिकाय। क्या बोलेंगे इसे, हम बोलेंगे बेटा यहां पर आधारिकाय, बेसल बॉडी, बेसल ग्रेन्यूल, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये पूरा आधारिकाय है। और क्या हमने देखा कि जो आधारिकाय वाला जो भाग होता है बेटा, इसमें कितने प्रकार के वलय होते हैं, 4, है ना। इसमें 4 वलय, इसमें 4 वलय पाए जा रहे हैं, और चारों वलय के नाम मैंने आपको बताए हैं। देखिए, एक तो वलय एल है, एक पी है, एक एस है और एक एम, ये 4 प्रकार के वलय पाए जाते हैं। इसका कुछ भाग कोशिका भित्ति में, कुछ भाग कोशिका झिल्ली में, और कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य इसका कुछ भाग पीपीएस में धसा हुआ होता है। पीपीएस याद होना चाहिए आपको, जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य उपस्थित यह जो अवकाश होता है, लाइजोसोम के संवृत्ति होता है, उसके समान काम करता है। ये पॉइंट भी मैंने आपको बता रखा है, मैंने आपको समझा रखा है, करेक्ट है। ये तो हमने आधारी या आधारीय काय के बारे में देखा। अब जरा हम दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जिसे अंकुश या फिर क्या बोला है मैंने, हुक बोला है ना। तो देखिए यहां पर कुछ इस प्रकार से भाग ऐसा निकला हुआ है बेटा, है ना, कुछ ऐसा भाग निकला हुआ है। तो बेटा ये जो भाग है ना, ये यहां पर इसका दूसरा भाग है, जिसे आपने अंकुश या फिर हुक बोला, एनसीईआरटी में इसी को हुक बोला गया है। और सबसे लंबा जो भाग होता है बेटा, सबसे जो लंबा भाग होता है, इसे आप तंतु या फिर फिलामेंट कहते हैं, है ना। तो देखिए ये जो भाग है बेटा, इसे हम यहां पर या तो बोलेंगे फिलामेंट या फिर इसको कहेंगे हम तंतु, है ना। तो फिलामेंट या फिर इसको तंतु कह दिया। और इसी के बारे में मैंने अभी लिखाया कि तंतु जो है यहां पर सबसे लंबा भाग या लॉन्गेस्ट पार्ट यहां पर कहलाता है, करेक्ट है। अच्छा देखिए, अब एक और पॉइंट मैं आपको समझा दूं इस तंतु के बारे में, कि ये जो तंतु है यहां पर कुछ प्रकार के एकलक इकाइयों से बने होते हैं, मोनोमर से बने होते हैं। तो ये जो तंतु होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो ये मोनोमर या फिर एकलक इकाई से बने होते हैं बेटा, ये एकलक से बने होते हैं। और इन ये जो मोनोमर होते हैं बेटा, ये मोनोमर से बने हुए ये जो तंतु है, सबसे लंबा भाग है, ये भाग जो है एक्चुअल में एक प्रोटीन से बना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित जो कशाभिका है वो एक प्रोटीन से बना हुआ रहता है, जिसे कहते हैं फ्लेजिलीन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, फ्लेजिलीन प्रोटीन कहते हैं। और फ्लेजिलीन प्रोटीन जो होता है एक संकुचनशील प्रोटीन होता है। फ्लेजिलीन प्रोटीन क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, संकुचनशील प्रकार का प्रोटीन माना जाता है। तो ये तंतु वाला भाग मोनोमर से बना होता है, और ये पूरा तंतु वाला भाग जिस प्रोटीन से बना होता है उसका नाम क्या है, संकुचनशील प्रोटीन होता है। तो साइड में एक पॉइंट मैं लिखाता हूं, ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हैं, ये भी एक नोट पॉइंट आप इसे मान सकते हैं। जैसे देखो ये जो फ्लेजिला है ना कशाभिका, वो तो दोनों में ही मिलेंगे। यहां देखते हैं, ये जो फ्लेजिला है वो दोनों में ही मिलेंगे, मतलब दोनों प्रकार की कोशिकाओं में मिल सकते हैं। तो बेटा ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं प्रो, है ना, यूकैरियोटिक कोशिका, है ना। यहां पर दोनों ही प्रकार के कोशिका में ये जो गमन में सहायता करने वाली जो संरचना है वो पाई जा सकती है। तो अगर आप यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाली संरचना की अगर बात करेंगे, तो ये तो जिस प्रोटीन से बने होते हैं इसका नाम मैंने आपको बताया था। देखो ये जिस प्रोटीन से बने होते हैं इसे क्या बोला, फ्लेजिलीन कहते हैं। क्या कहा जाता है, तो फ्लेजिलीन प्रोटीन कहते हैं, जो कि एक प्रकार का
संकुचनशील प्रोटीन होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिलीन से निर्मित नहीं है। ये निर्मित जिस प्रोटीन से होती है उसे यहां पर आगे जाकर के लास्ट में एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, पढ़ेंगे, है ना। इस प्रोटीन को कहा जाता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा जरूरी बात है, ये आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक फ्लैजिला की तो वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से निर्मित है ना। और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला एक संकुचनशील प्रोटीन से निर्मित है जिसका नाम होता है फ्लैजिलीन। दोनों ही प्रकार के कोशिका में जो ये गमन में सहायता करने वाली जो संरचना होती है फ्लैजिला, वो मिल सकती है, पाई जा सकती है। करेक्ट है। यहां तक के पॉइंट को हमने एक एक करके डिस्कस किया है और ये आधारिकाय हो गया। अच्छा, हुक के बारे में एक पॉइंट लिख सकता हूं, क्या ये जो हुक वाला भाग है, क्या ये जो हुक वाला भाग है, क्या ये तंतु वाले भाग को आधारिकाई से जोड़ने का काम कर रहा है? देखो बीच में है, तो क्या ये कनेक्टिव लिंक है, संयोजक कड़ी है, तंतु और आधारिकाई को आपस में जोड़ने का काम करेगा। ठीक है ना। ये सारे प्रकार के जो पॉइंट है ये मैंने आपको समझा दिया। एनसीईआरटी में एक्चुअल में इन तीनों भाग के नाम दिया हुआ है। हमने यहां पर डायग्राम बना करके समझा कि भाई एनसीईआरटी का ये जो पॉइंट है कि ये 3 प्रकार के फ्लैजिला होते हैं, है ना, और मतलब 3 प्रकार के जो फ्लैजिला के भाग होते हैं, तंतु, अंकुश और आधारी शरीर, ये हमने एक एक करके पॉइंट वाइज समझ लिया है। एक और पॉइंट देखिए यहां पर हमने पढ़ा कि भाई ये जो तंतु वाला भाग होता है ये कशाभिका मतलब फ्लैजिला का सबसे बड़ा भाग है और ये जो है कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला हुआ रहता है। इस डायग्राम में देखें आप, क्या यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि ये जो तंतु वाला भाग है बेटा, ये जो तंतु वाला ये वाला जो भाग है, क्या ये कोशिका के बाहर है, मतलब उसके सतह पर पाया जा रहा है? सतही उपांग का सबसे बाहर वाला भाग है ना, जो फैला हुआ है ना। तो और सबसे लंबा भाग भी यही वाला भाग है। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को भी एनसीईआरटी ने समझाया है। एक और पॉइंट आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए कि भाई मैंने आपको बताया था कि सतही उपांग केवल फ्लैजिला नहीं है, फ्लैजिला के अलावा 2 और सतही उपांग है ना। एक को कहा था हमने रोम, एक को कहा था झालर या फिम्बरी, और फिम्बरी भी एक प्रकार का रोम है, मतलब पिलाई है ना। देखिए, तो जीवाणु के सतह पर पाए जाने वाली संरचना है ना, जिसे हमने यहां पर रोम बोला। पहले तो फ्लैजिला का पॉइंट समझाया गया, अब हम फ्लैजिला के अलावा पाए जाने वाले शेष अन्य 2 संरचना जिसका गमन में कोई योगदान नहीं होता, तो उसका काम क्या होगा वो देखेंगे अब। तो देखो, एक तो रोम है बेटा, रोम जिसे आप यहां पर पिलाई बोल सकते हैं। एक बेटा यहां पर झालर है जिसे आप फिम्बरी कह सकते हैं, है ना, ये भी मिलते हैं। लेकिन इनकी गति में ये कोई भी क्या नहीं करते, सहायता नहीं करते। लिखाया है अभी कि ये गमन में सहायक कभी भी नहीं होगी, ये रोम और झालर। करेक्ट है। गमन में सहायता करना ये केवल और केवल काम माना जाता है फ्लैजिला का, कशाभिका का। करेक्ट है। अच्छा, एक और पॉइंट हम समझते हैं। देखिए, ये जो फ्लैजिला है ना, मतलब इसके अलावा जो पाए जाने वाले 2 संरचना है, मतलब ये जो रोम है बेटा, रोम मतलब पिलाई की बात की गई है बेटा। ये जो पिलाई है ये एक लंबी नलिकाकार संरचना के रूप में होती है, लंबी नलिकाकार संरचना के रूप में होती है ये पिलाई, और जो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होती है। तो ये जो एनसीईआरटी में जिस प्रोटीन से यहां पर जिस प्रोटीन की बात हो रही है, जिससे पिलाई निर्मित है, जिससे रोम निर्मित है, तो मैं यहां पर एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं कि ये जो पिलाई के बारे में एनसीईआरटी ने बोला है कि ये जो पिलाई है वो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की बनी होती है। तो इस प्रोटीन का नाम क्या है बेटा? इस प्रोटीन का नाम ध्यान रखिए आप, इसका नाम है, जिस तरह से बताया था कि जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिलीन प्रोटीन से निर्मित है, तो आप ध्यान रखेंगे जो पिलाई है वो एक प्रोटीन से निर्मित है जिसे यहां पर पिलीन प्रोटीन कहा जाता है। मैंने कहा कि फ्लैजिलीन एक संकुचनशील प्रोटीन है, लेकिन पिलीन एक असंकुचनशील नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। यह भी आप ध्यान रखें। एनसीईआरटी ने नाम नहीं दिया, पर एनसीईआरटी ने बोला जरूर है कि पिलीन जो है एक प्रोटीन से बनी है, तो हमने कहा उस प्रोटीन का नाम क्या है? उस प्रोटीन का नाम है यहां पर पिलीन प्रोटीन, जो कि एक प्रकार की असंकुचनशील प्रोटीन मानी जाती है। यह बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और पॉइंट, ये तो पॉइंट यहां पर हमने पिलाई के बारे में डिस्कस किया है, और भी कुछ पॉइंट है पिलाई के बारे में, वो हम एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट के तौर पर बता रहा हूं, पहले आप ये डिस्कस कीजिए, फिर बाद में हम एनसीईआरटी की बात करेंगे। देखो, क्या हमने यहां पर देखा कि फ्लैजिला के अलावा यहां पर जो है कुछ भाग और है, 2 भाग और है, जिसको एनसीईआरटी ने बोला है रोम और झालर, मतलब पिलाई और फिम्बरी। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो फिम्बरी है वो भी एक प्रकार का क्या होता है?
पिलाई है। तो एनसीईआरटी ने ये कहा कि जो पिलाई है वो एक लंबी संरचना है ना। तो देखो एक लंबी संरचना है, ये एक प्रकार की खोखली संरचना है, एक हॉलो संरचना है, और अभी हमने देखा कि ये एक नलिकाकार मतलब ट्यूब के समान संरचना होती है। तो पिलाई के बारे में जितनी भी बात है ना, एक एक करके हम यहां पर समझ लेते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझिए। तो जो पिलाई है वो एक लंबी खोखली नलिकाकार संरचना है, और अभी आपने लिख लिया था कि ये पिलीन नामक प्रोटीन से निर्मित है। करेक्ट है। अच्छा देखिए, यहां पर ये जो पिलाई है, ये दो प्रकार हमें यहां पर पढ़ने हैं कि पिलाई जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब ये दोनों प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखो ये जो पिलाई है ये दो प्रकार के होते हैं, और इन दोनों प्रकार को समझने के बाद आप एनसीईआरटी के पॉइंट और रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो देखिए ये जो दोनों प्रकार है, एक प्रकार है पिलाई का जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में ही देखना होगा आपको, ये एक को कहा जाता है शॉर्टर पिलाई। ठीक है, अच्छा मतलब इसकी लंबाई कम होती है। और एक पिलाई जो है इसको कहा जाता है यहां पर लॉन्गर पिलाई, है ना। एक को कहते हैं शॉर्टर और एक को यहां पर कहा जाएगा बेटा लॉन्गर पिलाई। दो प्रकार की पिलाई होती है, ठीक है। एक को शॉर्टर कहते हैं और एक को यहां पर लॉन्गर कहा जाता है। इन दोनों के बारे में हमें एक एक करके पॉइंट डिस्कस करना है कि भाई दो प्रकार की पिलाई है, शॉर्टर और लॉन्गर। पहले इन दोनों का कुछ नाम मैं आपको बता दूं कि जो यहां पर जो लॉन्गर पिलाई है इसका एक और नाम होता है ना, ये एक और नाम है, इसे यहां पर क्या कहा जाता है, ये संयुग्मन की क्रिया में सहायता करती है। संयुग्मन एक प्रकार की जनन की क्रिया होती है, इसीलिए हम यहां पर इस लॉन्गर पिलाई को हम बोलेंगे सेक्स पिलाई। करेक्ट है। तो इसे यहां पर इसी लॉन्गर पिलाई को सेक्स पिलाई भी कहा जाता है। एक और पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है कि एक क्रिया में हेल्प करना जिसका नाम है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन अभी मैं आपको समझा दूंगा, आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। संयुग्मन में ये क्या करती हैं, सहायता। मैंने अभी बताया था क्या पिलाई रोम का काम यहां पर क्या गमन में सहायता करना होता है? बिल्कुल भी नहीं, गमन में तो केवल फ्लेजिला ही सहायता करते हैं। तो पिलाई का काम क्या है? अगर ये पिलाई लॉन्गर पिलाई है तो इसका काम है यहां पर ये संयुग्मन में मतलब कॉन्जुगेशन में सहायता करेंगे। संयुग्मन का मतलब क्या होता है, तो जरा आप यहां पर एक एलिमेंट्री आइडिया, एक प्रॉपर आइडिया दूंगा कि भाई संयुग्मन क्या होता है, यहां समझ लो आप। मान लो यहां पर कोई ए जीवाणु है, करेक्ट है, और यहां पर कोई बी जीवाणु है। अगर इन दोनों जीवाणु की बात करें और इनके बीच में अगर आनुवंशिक पदार्थ, इनका जो भी आनुवंशिक पदार्थ है, तो अगर उसका स्थानांतरण होना है ना, आनुवंशिक पदार्थ के स्थानांतरण के लिए जरूरी है कि ये दोनों जो बैक्टीरिया है, दोनों जीवाणु के बीच में भौतिक संपर्क होना चाहिए। तो इनके बीच में भौतिक संपर्क होती है, ऐसा होता है कि इनके बीच में एक ट्यूब बन जाता है। जैसे ए और बी है तो इनके बीच में भौतिक संपर्क हुआ, फिजिकल कॉन्टेक्ट में आए और इनके बीच में एक ट्यूब बन गया। इस ट्यूब को कहते हैं संयुग्मन नलिका, कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं इस नलिका को। अब इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से क्या होगा कि इस बैक्टीरिया का जो आनुवंशिक पदार्थ है इस ट्यूब के माध्यम से कहां चला जाएगा, बैक्टीरिया बी में चला जाएगा। तो देखिए, तो इस तरीके को ही क्या कहते हैं यहां पर, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ का आदिम रूप से क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ये वाली जो बात है ना, ये जैविक वर्गीकरण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी 11th क्लास चैप्टर नंबर 2 में दे रखा है कि आदिम प्रकार का डीएनए स्थानांतरण देखा जाता है। तो वो जिस विधि की बात एनसीईआरटी में की गई है वो कॉन्जुगेशन है, संयुग्मन है। और संयुग्मन में सहायता करने वाले जो पिलाई होते हैं उसे हम लॉन्गर पिलाई कहते हैं। करेक्ट है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक और पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि जो शॉर्टर पिलाई है इसका क्या नाम होता है। शॉर्टर पिलाई को ही हम यहां पर सोमेटिक पिलाई भी कहते हैं, सोमेटिक पिलाई भी कहते हैं। और ये जो अभी आपने झालर जिसका नाम बोला है या फिर फिम्बरी बोला गया है, ये फिम्बरी भी एक्चुअल में शॉर्टर पिलाई को ही कहा जाता है। तो इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, फिम्बरी कहते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने इसको कहा फिम्बरी, और ये जो फिम्बरी है इसका मुख्य कार्य क्या होगा, ये जीवाणु को किसी सतह से, किसी ठोस सतह से चिपकने में सहायता करेगा, अटैचमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो देखो हमने कहा ये यहां पर फिम्बरी है, फिम्बरी जिसे एनसीईआरटी ने हिंदी में बोला है झालर, तो इसी शॉर्टर पिलाई को हमने फिम्बरी बोला, ठीक है। और इसका काम संयुग्मन नहीं होता, संयुग्मन में केवल लॉन्गर पिलाई काम करते हैं। तो इस फिम्बरी का काम क्या होता है, तो ये चिपकाने में या चिपकने में सहायता करते हैं। और इसको मैं इंग्लिश में ही लिखता हूं, आई होप आप समझ जाएंगे। चिपकने में
हिंदी में भी लिख लेना भाई, चिपकने में या फिर अटैचमेंट में ये क्या करते हैं, ये अटैचमेंट में सहायक होते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की एक लाइन है, हम जरा एनसीईआरटी की एक लाइन देख लेते हैं तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। देखिए एनसीईआरटी ने क्या बोला है बेटा, एनसीईआरटी ने बोला कि देखो ये जो झालर का पॉइंट क्या बोला है, फिम्बरी का पॉइंट क्या बोला है कि ये ब्रिस्टल के समान लघु सूक जैसे तंतु होते हैं। सही बात है, जो कोशिका के बाहर की ओर क्या होते हैं, प्रवर्धित मतलब निकले हुए रहते हैं। और कुछ जीवाणुओं में है ना पाए जाने वाली ये जो फिम्बरी हैं, उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली ये जो चट्टान है या फिर कोई पोषक ऊतक है, उससे किसमें सहायता करते हैं, चिपकने में सहायता करते हैं। ये लिखा है एनसीईआरटी में कि देखो अगर मान लो किसी भी जीवाणु की अगर बात कर रहे हैं तो वो पानी की धारा के साथ अगर वो बह रहे हैं तो चट्टानों के साथ चिपकने में या किसी प्रकार के होस्ट के साथ जिससे उनको पोषण मिले, तो पोषक ऊतकों से जो है चिपकने में ये किसको सहायता में लेते हैं या किसको उपयोग में लेंगे, तो ये चिपकने में अटैचमेंट में इन्हीं झालर या फिम्बरी का उपयोग करते हैं। तो इसका काम गमन नहीं है, गमन केवल फ्लैजिला का काम होता है। करेक्ट है, तो देखो मैंने कहा ये जो फिम्बरी है, अब मैं ये कह सकता हूं कि जो फिम्बरी है ये भी एक प्रकार का पिलाई है। कौन सा, शॉर्टर पिलाई। और ये जो लॉन्गर पिलाई है उसका काम संयुग्मन में सहायता करना होता है। संयुग्मन क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया कि कोई एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में आनुवंशिक पदार्थ का आदिम रूप से स्थानांतरण होगा तो एक ट्यूब के माध्यम से होगा कि इसका आनुवंशिक पदार्थ इसके पास आ जाएगा। करेक्ट है, ये सारी बातें जो है आपको यहां पर ध्यान रखनी है। देखो एक और पॉइंट मैं ऑलरेडी समझा रहा हूं, आगे जाकर के आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि जो लॉन्गर पिलाई है ना, ये केवल जो है F+ प्रकार के सेल्स या फिर जीवाणु कोशिका में देखने को मिलती है। F+ क्या है, F+ उन्हें कहते हैं जिनमें एक प्लाज्मिड होता है, एक ऐसा जीवाणु जिसमें एक प्रकार का प्लाज्मिड होता है जिसे F प्लाज्मिड, F कारक या फिर फर्टिलिटी कारक कहा जाता है। तो ये F+ प्रकार के जीवाणु में पाए जाते हैं। ऐसा मॉड्यूल में आपको क्वेश्चन मिल सकता है 1-2, तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया तो हम अभी नहीं पढ़ रहे, आगे देख लेंगे बेटा कहीं पर। ठीक है, अच्छा ये सारे पॉइंट को मैंने एक एक करके समझा दिया है। देखो हमने यहां पर सतही अंग के बारे में भी जान लिया है। अब देखो अब हमें यहां पर क्या बात करनी है, अब हमें यहां पर एक और पॉइंट डिस्कस करना है। एनसीईआरटी में प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में ही लिखा है एक शब्द अंतर्विष्ट पिंड या फिर अंतर्विष्ट काई कहते हैं, और एक को बोला गया है यहां पर राइबोसोम। तो राइबोसोम और अंतर्विष्ट काई क्या होता है, इसको हम एक एक करके यहां पर पॉइंट समझने वाले हैं। इन दोनों को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या है, राइबोसोम क्या होता है और अंतर्विष्ट पिंड क्या होता है। सबसे पहले अंतर्विष्ट पिंड की बात करते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके बारे में भी मैंने आपको समझा रखा है उस डायग्राम में जो कि मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताया था बेटा। करेक्ट है, मैंने आपको क्या बताया था कि अंतर्विष्ट पिंड जो होते हैं एक्चुअल में क्या है कि जीवाणु कोशिका के अंदर जितना भी बचा हुआ पदार्थ होता है वो संचित होता है, जमा होता है एक पिंड के रूप में, उसी को अंतर्विष्ट पिंड कहते हैं, इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। करेक्ट है, तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो बचा हुआ पदार्थ होता है, रिजर्व मटेरियल की बात की गई है, बचा हुआ पदार्थ उनके कोशिका द्रव्य में किस रूप में संचित होगा, किस रूप में, तो देखो अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होगा। और ये कहां पाए जाते हैं, ये इन कोशिका के कोशिका द्रव्य में मिलते हैं। ये कोशिका द्रव्य में मिलेंगे, लेकिन कोशिका द्रव्य के अंदर मिलने वाले ये जो अंतर्विष्ट पिंड या काई होते हैं, इनके बाहर कोई भी झिल्ली नहीं है, मतलब ये झिल्ली द्वारा घिरे हुए नहीं है, मतलब ये मुक्त रूप से पाए जा रहे हैं, फ्रीली पाए जा रहे हैं कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य में ये यहां पर झिल्ली नहीं है इनके बाहर, तो कोशिका द्रव्य में ये स्वतंत्र रूप से पड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब यहां पे एनसीईआरटी ने कुछ प्रकार के अंतर्विष्ट पिंड के नाम बताए हैं। जैसे देखो एक का नाम बता रखा है फॉस्फेट कणिकाएं, एक का नाम बता रखा है साइनोफाइसियन कणिकाएं, और एक लास्ट में बता रखा है कि ग्लाइकोजन कणिकाएं। ये जो ग्लाइकोजन कणिकाएं होती हैं ये एक्चुअल में सोर्स होती हैं, स्रोत होती हैं कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है ना, तो देखिए जो भी बचा हुआ पदार्थ है, रिजर्व मटेरियल है, वो एक्चुअल में जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव्य में क्या हो जाएगा, बोलो जरा, जमा हो जाएगा। चलो जरा इसको हम ऐसे पॉइंट बनाकर समझ ही लेते हैं। मान लो हमने कहा कि भाई ये कोई कोशिका है और ये कोशिका कौन सी कोशिका है, तो ये कोशिका है बेटा यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अच्छा भाई
सुविकसित केंद्रक तो होता नहीं है, सुविकसित केंद्रक तो इसमें नहीं पाया जाता, तो केंद्रक तो नहीं है। तो देखो यहां पर इसके अंदर जो यहां पर कोशिका द्रव्य है ना, इस कोशिका द्रव्य के अंदर ही कुछ प्रकार के यहां पर कणिकाएं पाई जा रही हैं, इस प्रकार की कणिकाएं पाई जा रही हैं। इन कणिकाओं के बाहर कोई भी आवरण नहीं होता। तो अगर इन कणिकाओं के बाहर कोई आवरण नहीं है या फिर कोई झिल्ली नहीं है, तो इन्हीं झिल्ली रहित कणिकाओं को, जिसे हमने यहां पे अंतर्विष्ट पिंड बोला है, तो इन्हीं झिल्ली रहित कणिकाओं को अंतर्विष्ट पिंड बोला है ना। ये यहां पर कोशिका द्रव्य में होती है, झिल्ली नहीं है, तो क्या ये स्वतंत्र रूप से पाई जाएंगी? ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में लिखा होता है ये क्वेश्चन में, है ना, स्वतंत्र रूप से यहां पर पाई जाएंगी, है ना। और इस प्रकार की जो यहां पर कणिकाएं हैं वो एक्चुअल में संचित, यहां पे संचित जो भी रिजर्व मटेरियल है, स्टोर्ड मटेरियल है, उस रूप में पाई जाती हैं। देखो मैं इसको यहां पर दो भाग में बांट रहा हूं, ठीक है ना। ये जो झिल्ली रहित संरचनाएं हैं, कणिकाएं हैं, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी देख लें। इनको हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन ग्रेन्यूल कहते हैं बेटा, ठीक है, इंक्लूजन बॉडी या फिर ग्रेन्यूल कहा जाता है। और ये जो अंतर्विष्ट पिंड होता है, इंक्लूजन बॉडी होता है बेटा, मैं आपको बता दूं, इसे हम मोटे तौर पे दो भाग में बांटते हैं। एक तो यहां नाम लिखा हुआ है, एक का नाम लिखा है ग्लाइकोजन कणिकाएं, ग्लाइकोजन कणिकाएं। और बेटा ये जो ग्लाइकोजन कणिकाएं हैं वो किसका स्रोत, मैंने अभी बताया, ये स्रोत होते हैं कार्बोहाइड्रेट का, ये स्रोत होते हैं कार्बोहाइड्रेट का। और एक कणिकाएं और हैं, क्या पता ये भी आपके किसी क्वेश्चन में मिल जाए, इसे कहते हैं बेटा वॉल्यूटीन कण। क्या बोलते हैं? वॉल्यूटीन कण बोलते हैं। और वॉल्यूटीन कण कुछ और नहीं बल्कि ये फॉस्फेट कणिकाओं को बोला गया है। मतलब ये जो वॉल्यूटीन कण होते हैं बेटा, ये फॉस्फेट पॉलीमर होते हैं, या फिर मैं बोलूं कि ये फॉस्फेट बहुलक के रूप में पाए जाते हैं। करेक्ट है, तो फॉस्फेट बहुलक या फिर फॉस्फेट पॉलीमर भी कहा जाता है। इंक्लूजन बॉडी के यहाँ पे दो प्रकार हो गया भाई, वॉल्यूटीन कण हो गया और ग्लाइकोजन कण हो गया, ठीक है। एक तो मैंने कहा कि ग्लाइकोजन कण आपको बताया, और एक मैंने यहाँ पर नाम लिया है वॉल्यूटीन कण, है ना। वॉल्यूटीन कण ही एक प्रकार की, मतलब फॉस्फेट कणिकाएं को ही बोला गया है। करेक्ट है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा जरा सुनिए, अब देखो ये जो राइबोसोम वाला पॉइंट है बेटा, ये जो राइबोसोम वाला पॉइंट है, आने वाले टॉपिक में अलग से हम राइबोसोम पढ़ेंगे। वहां पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के राइबोसोम को एक साथ समझा दूंगा। फिलहाल एनसीईआरटी की ये जो बात है ना राइबोसोम के बारे में, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में दे रखा है, आगे जाकर के यूकैरियोटिक राइबोसोम का पॉइंट भी दे रखा है। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से राइबोसोम, तो राइबोसोम में हम ये पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। ये वाली जो बात है ना एक साथ राइबोसोम में डिस्कस करेंगे, एक साथ ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के राइबोसोम की बात कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको मैं स्किप करवा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए एक और लास्ट पॉइंट यहां पर एनसीईआरटी ने क्या दिया है। देखो अलग अलग प्रकार की रिक्तिकाएं या रसधानियों के बारे में आगे भी डिस्कस करना है, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनमें कुछ रिक्तिका या रसधानी पाई जाती है ना, जिसे बोला गया है गैस रिक्तिका या गैस रसधानी, ठीक है। तो यहां पर मैं इंग्लिश में लिखता हूं बेटा, ये एक्चुअल में गैस वैक्यूल को बोला गया है, गैस वैक्यूल की बात की गई है। तो गैस रसधानी जो है वो कौन से प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती हैं? तो देखो वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, या वो जीवाणु जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में मिलते हैं, जो बैंगनी होते हैं मतलब पर्पल होते हैं, जो ग्रीन होते हैं। तो पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या बैंगनी और हरे जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं उनमें गैस वैक्यूल मिलता है ना। और एक और पॉइंट, नील हरित जो यहां पर सवाल होते हैं, बीजीए साइनोबैक्टीरिया जिसे कहा जाता है, वो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका ही है ना। तो नील हरित जो जीवाणु हैं उनमें हमें यहां पर गैस वैक्यूल देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो गैस वैक्यूल का पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, गैस वैक्यूल का पाया जाना फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम कैपेबल जो जीवाणु होते हैं, मतलब जिसे पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। और जो बीजीए हैं मतलब साइनो जीवाणु, साइनो बैक्टीरिया, बीजीए, उनमें यहां पर
पाए जाने वाले जो रसधानी है ना, उसको गैस वैक्यूल कहते हैं। तो ये बातें हमारे एनसीईआरटी में दी गई हैं। एक एक करके मैंने सभी तरह के जो पॉइंट है वो समझा दिया है। एक लास्ट पॉइंट हमारे एनसीईआरटी का बचा हुआ है ना। कुछ ऐसे पॉइंट है जिसे आप सेल्फ समझेंगे पूरा समझ में आएगा, लेकिन एक एक जो पॉइंट है उसको मैं 1 बाय 1 डिटेल में आपको समझा रहा हूं। जरा देखिए, इस बात को और समझ लेते हैं, है ना, इस पॉइंट को और समझ लेते हैं। बाकी जो सारा पॉइंट है वो अपने आप ही आपको समझ में आएगा। कुछ एक बातें हैं, कुछ एक लाइन है जो कि हमारे एनसीईआरटी में दी गई हैं, जिसको समझने में प्रॉब्लम आती है। तो जरा देखो, उसमें एक लास्ट कंसेप्ट है और आज के लेक्चर का भी ये लास्ट ही पॉइंट है। इसके बाद ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का थ्योरी वाला हिस्सा भी पूरा हो जाएगा बेटा कंप्लीट। देखो, मैंने सपोज, अच्छा पहले ये डायग्राम समझेंगे। डायग्राम अगर समझ गए तो पूरा का पूरा पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या है। मैंने कहा ये कोई हमने जीवाणु बनाया है बेटा। हम यहाँ पे प्लाज्मिड की बात करेंगे। मैंने आपको बता रखा है कल के डायग्राम में, उस दिन के डायग्राम में बताया था, है ना, कि जीवाणु, ये मान लो कोई जीवाणु कोशिका है, मतलब बैक्टीरिया है। करेक्ट है, ये कोई जीवाणु कोशिका है, या फिर मैं कह रहा हूं ये कोई बैक्टीरिया है, जीवाणु कोशिका है। ठीक, अच्छा, इस जीवाणु कोशिका की बात करें, इस जीवाणु कोशिका की बात करें तो ये, इसका मैंने यहां पर ये जो बनाया है, ये डबल स्ट्रैंडेड मतलब द्विसूत्री वृत्ताकार, है ना, सर्कुलर डीएनए बनाया है, जो इसका मेन डीएनए है। तो देखो, ये तो इस जीवाणु कोशिका का, है ना, मुख्य जीनोमिक डीएनए है, मुख्य डीएनए है। मुख्य डीएनए जिसे हमने बेटा याद कीजिए, हमने इसे केंद्राब या केंद्रकाब बोलते हैं, या फिर हमने कह दिया भाई ये इसका न्यूक्लियोइड है, इसका क्रोमेटिन पदार्थ है ना। और इसी क्रोमेटिन पदार्थ न्यूक्लियोइड को याद कीजिए, हमने इसी को बेटा जीनोफोर भी बोला हुआ है। कुछ इंग्लिश के शब्द ही फिक्स होते हैं, आपको ऐसे ही इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, अब यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जीवाणु कोशिका है और ये जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला इसका मुख्य डीएनए मतलब न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर हमने इसको कह दिया। करेक्ट। अच्छा, लेकिन इस जीवाणु कोशिका में मुख्य डीएनए के अलावा भी एक अन्य, यहां पर एक अन्य या एक अलावा डीएनए मिलता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कह सकते हैं, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए मिलता है। ये तो मुख्य डीएनए है। जीवाणु को अपनी जो भी जैविक क्रियाएं करनी है उसको करने के लिए ये अपने मुख्य डीएनए को ही यूज में लेगा। करेक्ट है, लेकिन जीनोफोर को ही यूज में लेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक डीएनए मिल सकता है, जिसे हम कह रहे हैं, इसे ही हम कह रहे हैं, ये प्लाज्मिड है बेटा। ये क्या है? प्लाज्मिड होता है। एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ में प्लाज्मिड की बात की गई है, तो प्लाज्मिड के पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। अच्छा देखो, ये प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होता है। ये आप ऐसे ही नोटबुक में ऐड कर लो, ठीक है, मैं यहां नहीं लिख रहा। अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होता है। अच्छा जरा देखिए, अगर इसके मुख्य डीएनए को देखेंगे तो मुख्य डीएनए भी क्या डबल स्टैंडर्ड है, मतलब डीएस है ना। डीएस है, इसका मतलब क्या, मैं ऐसे लिख ही देता हूं, ये द्विसूत्री है ना, डबल स्टैंडर्ड है, डीएस प्रकार का है। अच्छा एक और पॉइंट, ये डीएस प्रकार का भी है, और क्या ये वृत्ताकार है? क्या ये वृत्तुल डीएनए या फिर वृत्ताकार डीएनए है? ये वृत्ताकार डीएनए हो गया बेटा। करेक्ट है। अच्छा एक और पॉइंट मैं आपको समझा दूं कि प्लाज्मिड कैसा है। प्लाज्मिड भी तो ऐसा ही है। प्लाज्मिड भी तो डीएस प्रकार का है, द्विसूत्री है। ये भी सर्कुलर है। सर्कुलर बोलने का मतलब है बेटा ये भी वृत्तुल है, वृत्ताकार है ना। अच्छा ये एक प्रकार का नग्न डीएनए होता है। जीवाणु अपने काम करने के लिए जितने भी यहाँ पर जितने भी जैविक क्रियाएं हैं वो उसको करने के लिए जीवाणु मुख्य डीएनए को यूज में लेगा, मतलब प्लाज्मिड को यूज में नहीं ले रहा। अगर प्लाज्मिड को यूज में नहीं ले रहा तो क्या प्लाज्मिड को यहां पे अनावश्यक, या फिर इंग्लिश का एक शब्द इस्तेमाल में ले रहा हूं, क्या प्लाज्मिड को नॉन एसेंशियल भी कहा जाएगा? क्या प्लाज्मिड को नॉन एसेंशियल भी कहा जाएगा? क्योंकि मुख्य डीएनए को ही यूज में लेता है अपने जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए। तो देखो नॉन एसेंशियल भी बोला है, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट, जो प्लाज्मिड होता है बेटा, प्लाज्मिड जो है, इसके प्लाज्मिड में सेल्फ रेप्लिकेशन का गुणधर्म होता है। अपनी प्रतिकृतिकरण या अपनी प्रतिलिपि जेरोक्स बनाने के लिए इसको जो है यहाँ पे दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक और पॉइंट, इसमें स्वतः प्रतिलिपिकरण या फिर मैं इसे कह सकता हूं रेप्लिकेशन, है ना, स्वतः रेप्लिकेशन की क्षमता भी
प्लाज्मिड में पाई जाती है, ये बात भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। करेक्ट है। अच्छा, एक और पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, जिसके बारे में एनसीईआरटी में एक दो पॉइंट लिखा है, लेकिन मैं इसको पूरा ही करवा देता हूं, ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है आपको। प्लाज्मिड, देखिए प्लाज्मिड के कुछ प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन आपके लिए केवल यहां पर दो जानना तो जरूरी है, दो जाना जरूरी है। एक की बात बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12th में की गई है, तो हमें यहां पर जाना जरूरी है। वैसे प्लाज्मिड को डिटेल में आप 12th क्लास में ही पढ़ते हैं, यहां पे कुछ एक बात मैं बता देता हूं, सेल बायोलॉजी में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। प्लाज्मिड के दो प्रकार होते बहुत सारे हैं, उनमें से केवल दो जो महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए जानना, वो हम समझ रहे हैं। देखिए, एक प्लाज्मिड है बेटा जिसे कहते हैं आर प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? आर प्लाज्मिड। आर यहां पर रेजिस्टेंट को दर्शाता है, इसका मतलब है ये प्रतिरोधी प्लाज्मिड भी कहलाएगा, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड भी कहलाएगा। और एक प्लाज्मिड होता है ना, एक प्लाज्मिड है जिसे हम बोलते हैं एफ कारक, है ना, एफ कारक, या फिर कारक को आप प्लाज्मिड बोल रहे हैं, आप फैक्टर कह सकते हैं, एफ प्लाज्मिड भी कह सकते हैं। एफ का मतलब होता है बेटा यहां पर फर्टिलिटी। क्या है? फर्टिलिटी कारक है। करेक्ट है। अच्छा, जरा सुनो, एक पॉइंट मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, फर्टिलिटी से ही स्टार्ट कर रहा हूं। फर्टिलिटी जो कारक होते हैं, जिसे एफ कारक भी कहा जाता है, जो एक प्रकार का प्लाज्मिड होता है, इसकी बात अगर करें तो बेटा ये इस आधार पर, इस प्लाज्मिड के आधार पर, मतलब किसके आधार पे, जो एफ कारक है या एफ प्लाज्मिड है, इसके आधार पर जो जीवाणु होते हैं ना, जो जीवाणु होते हैं उसको दो भाग में बांट सकते हैं, है ना। एक को कहा जाता है एफ प्लस सेल, एफ प्लस कोशिका, और एक को कहा जाएगा एफ माइनस सेल। बेटा जिसे आप एफ प्लस बोल रहे हैं, उनमें ये फर्टिलिटी कारक क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो आप ऐसे जीवाणु को एफ प्लस बोलेंगे। जिनमें ये एफ प्लाज्मिड या एफ कारक क्या होगा? अब्सेंट होगा, आप इसे बोलेंगे एफ माइनस। तो देखिए, क्या मैं फर्टिलिटी कारक के उपस्थिति के आधार पर और अनुपस्थिति के आधार पर क्या मैंने एफ प्लस और एफ माइनस सेल यूज में लिया है ना, एफ प्लस जीवाणु और एफ माइनस जीवाणु। अभी मैंने एक प्रकार का पिलाई बताया था आपको, है ना, लॉन्गर पिलाई, जिसे सेक्स पिलाई भी कहते हैं। बेटा ये लॉन्गर पिलाई जो है ना, ये लॉन्गर पिलाई किस में प्रेजेंट होते हैं? जो कि कॉन्जुगेशन या संयुग्मन में सहायक होते हैं या सहायता करते हैं। ये लॉन्गर पिलाई केवल और केवल यहां पर F प्लस सेल में ही प्रेजेंट होता है। अच्छा, तो देखिए F प्लस सेल जो है ना बेटा, इसी सेल को रखने वाले जीवाणु को कहा जाता है डोनर जीवाणु, डोनर बैक्टीरिया। तो इसे हम दाता जीवाणु भी कहते हैं। करेक्ट है। और F माइनस को आप कहेंगे रिसिपिएंट, रिसेप्टर, एक्सेप्टर या फिर ग्राही जीवाणु बोलेंगे। करेक्ट है। तो ये शब्द भी आपको ध्यान रखना है, ये भी यहां पर जरूरी है आपके लिए जानना। तो ठीक है, एफ कारक के पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं, यहां पर प्लाज्मिड की बातें मैंने आपको समझाई है। अच्छा देखो, प्लाज्मिड में स्वतः प्रतिलिपिकरण की क्षमता होती है। हालांकि इस बात को तो 11th में जानना होगा आपको, लेकिन क्या है ना कि इसमें एक जीन होता है बेटा, या एक साइट होता है ना, ओराई साइट कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या ओराई जीन बोलते हैं। और इन्हीं ओराई साइट के उपस्थिति के कारण इनमें स्वतः प्रतिलिपिकरण की क्षमता पाई जाती है प्लाज्मिड के अंदर। करेक्ट है। अच्छा, एक और बात अब सुनिए, यहां पर रेजिस्टेंट प्लाज्मिड क्या होता है, मतलब आर प्लाज्मिड क्या होता है? एक ऐसा प्लाज्मिड है ना, जिनमें क्या पाया जाता है? एक जीन मिलता है, और इस जीन को कहते हैं ARG। क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में ARG बोलते हैं। ARG क्या होता है मैं आपको समझाऊं। ARG का मतलब यहां पर होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्या है? ARG का मतलब है यहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कहते हैं, है ना। या फिर आप इसे कह सकते हैं प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, लिख लेते हैं, है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं, एक एक पॉइंट, और इसके बारे में तो एनसीईआरटी में भी लिख रखा है ना। बोलते हैं बेटा प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। करेक्ट है। तो कह रहे हैं इसको प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन बोल दिया, इसको प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन बोल दिया। तो जरा इस बात को आप एक एक करके समझिए। देखो क्या बोला है मैंने, आर प्लाज्मिड का मतलब है प्रतिरोधी, प्रतिरोधकता ये किसके खिलाफ प्रदान करते हैं? कुछ प्रकार के प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक
प्रतिजैविक के खिलाफ काम करने वाले जीन रखते हैं। और प्रतिजैविक के खिलाफ काम करने वाले जो जीन रखने वाले जो प्लाज्मिड है वही कहलाते हैं आर प्लाज्मिड। ठीक है, इसे आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे। और 12th क्लास के अंदर आप ये भी जानेंगे बेटा कि जो आर प्लाज्मिड होता है या फिर जो ARG रखने वाला, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन रखने वाला जो प्लाज्मिड होता है, उसे यहाँ पे वर्ण योग्य चिन्हक के रूप में, सेलेक्टेबल मार्कर जीन के रूप में उपयोग में लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। सेलेक्टेबल मार्कर जो जीन होते हैं वो एक विशेष प्रकार की कोशिका के सिलेक्शन में काम आते हैं आगे जाकर के, जिसे TR सेल कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल कहते हैं, है ना। तो आगे जाकर के आपको ये समझ में आएगा। तो प्लाज्मिड की ये जो बात है ना, ये 12th क्लास का पोर्शन है। हालांकि इसके बारे में एक लाइन दे रखा है, एक लाइन दिया है हमारे NCERT में, इसलिए मैंने आपको समझाया। मैं पहले वही लाइन डिस्कस करता हूं, ठीक है ना। तो देखिए, जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड DNA होता है ना, इसके बारे में देखो लिखा है, उनमें से एक प्रतिजैवी के लिए क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। देखो ये प्लाज्मिड प्रतिजैविक के लिए क्या है, प्रतिरोधी है। मैंने ये बात यहां पर की है, और ऐसे प्लाज्मिड को ही आर प्लाज्मिड कहेंगे। ठीक है, अच्छा, आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं। ठीक है, अच्छा, और देखिए एक और पॉइंट समझाता हूं कि देखो यहां लिखा है कि जो जीनोमिक DNA, खुद का जो DNA है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, इसके अतिरिक्त भी एक DNA मिलता है जो जीनोमिक DNA के बाहर होता है। इस DNA के बाहर, मतलब इसी को तो क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। बिल्कुल सही, यही तो मैंने समझाया है। और प्लाज्मिड जो होते हैं, है ना, उसके आधार पर बैक्टीरिया के फिनोटाइपिक कैरेक्टर आते हैं। इसका मतलब विशिष्ट समलक्षण को भी ये प्रदान करते हैं जीवाणु के अंदर, है ना। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये प्रतिजैवी के लिए, कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं प्रतिजीवी या प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी होते हैं। ये बात ध्यान रखना है ना। अच्छा सुनो, तो प्लाज्मिड की तो ये बात की गई है। फिर यहां पर एक और पॉइंट लिखा गया है कि देखो क्या होता है कि प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड DNA जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, जीवाणु के बाहरी DNA के साथ रूपांतरण के ये जो है प्रबोधन हेतु भी क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है, देखो अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे कोई बाहर से कोई DNA ऐड करना है, तो बाहर से जो DNA है ना, उसको समाकलित करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है प्लाज्मिड के साथ। बाहरी DNA को प्लाज्मिड के साथ क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है, और फिर आगे जाकर के यहाँ पर एक DNA बनता है जिसे हम rDNA कहते हैं। तो बेटा ये वाली लाइन भी बायोटेक्नोलॉजी का ही पॉइंट है, वहीं पर ही आप बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे, है ना। अच्छा, फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मिड DNA का जो उपयोग होता है, या फिर जो प्लाज्मिड है उसका उपयोग जो होता है, बाहरी DNA के साथ इसका समाकलन किया जाता है, और फिर आगे जाकर के जीवाणु को कल्चर किया जाता है, उसका संवर्धन किया जाता है, तो उसमें भी ये उपयोगी होता है। ठीक है ना। अच्छा, एक और बात देखिए, हम ये जानते हैं कि झिल्ली से आबद्ध जो कोशिकांग हैं वो तो केवल यूकैरियोट में होते हैं, लेकिन जो राइबोसोम होता है बेटा, वो झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। इसके बाहर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, राइबोसोम के बाहर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। अगर राइबोसोम के बाहर कोई झिल्ली नहीं है तो देखो हम बोलेंगे कि झिल्ली रहित कोशिकांग मतलब राइबोसोम हुआ। राइबोसोम दोनों में मिलता है, मतलब ये प्रोकैरियोट में भी मिलता है, यूकैरियोट में भी मिलता है। और बाकी जो झिल्ली से युक्त यूकैरियोट में पाए जाने वाले कोशिकांग है वो कभी भी प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे प्रोकैरियोट में हरितलवक नहीं होंगे, प्रोकैरियोट में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, केवल राइबोसोम मिलता है प्रोकैरियोट में। ठीक है, जो कि झिल्ली से रहित कोशिकांग होता है। तो देखो राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोट में यूकैरियोट के अंगक नहीं पाए जाते। बिल्कुल सही बात है, मतलब यूकैरियोट में पाया जाने वाला एक राइबोसोम ही है जो प्रोकैरियोट में भी मिलता है, यूकैरियोट में भी मिलता है। अन्य जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, ये सब कुछ नहीं मिलता। अच्छा, अभी हमने देखा कि कुछ कण मिलते हैं, जो भी बचा हुआ पदार्थ है वो उनमें अंतर्विष्ट पिंड के रूप में प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, ये भी आपको पता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका की एक विशेषता होती है कि जो उनकी जीवद्रव्य झिल्ली कोशिका झिल्ली है वो आगे जाकर के विशिष्ट रूप से विभेदित हो जाती है और अंतर्वलन बनाती है बेटा। और इसी अंतर्वलन को तो हमने डिटेल में पढ़ लिया है, क्या बोलते हैं, मीजोजोम कहते हैं।
क्या बोलते हैं, मीजोजोम कहते हैं। तो ये सब कुछ जो पॉइंट मैंने आपको समझाया है, ये सब कुछ यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका के पॉइंट थे जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन विद्यार्थियों ने भी लेक्चर नंबर 3 अटेंड नहीं किया है, पहले लेक्चर नंबर 3 देखिए और उसके बाद लेक्चर नंबर 4, मतलब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये देखिए, बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। हालांकि इसमें भी बहुत जगह मैंने एनसीईआरटी के पॉइंट को समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यूज में लिए हैं। बेटा इतना जानना आपके लिए जरूरी है, जितनी भी बातें मैंने एक्स्ट्रा बताई है ये सब कुछ जानना आपके लिए जरूरी है, इतना तो जानना ही है आपको, है ना। तभी एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के आपसे सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं हो पाएंगे। आप पहले वाले एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो 2010, 12 या फिर 13 के आसपास के क्वेश्चन जो हैं वो सारे सॉल्व नहीं होंगे आपसे, ठीक है। अच्छा, आई होप आपको यहां तक के पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये लेक्चर पूरा का पूरा लेक्चर नंबर 4 सेशन 4 हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका के डायग्राम पे आधारित एनसीईआरटी की थ्योरी को समझने के लिए था। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यूकैरियोटिक कोशिका को स्टार्ट करेंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहीं पर ही कहीं एनसीईआरटी में कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है, कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम जो है ना एक्चुअल में कोशिकाओं के आकार और आकृति के बारे में दिए हुए हैं। तो इन कोशिकाओं के आकार और आकृति को भी हम यहां पर नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। यहीं से आकृति और आकार को समझाते हुए यूकैरियोटिक कोशिका का पॉइंट हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो मैं आपसे ये बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस लेक्चर की लिंक को उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं या फिर उन सभी नीट एस्पिरेंट तक पहुंचाएं जो कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना रखते हैं, है ना। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में।